Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों and thank you very much for so much of appreciation जो आपने हमें दिया है with the series of NCERT. आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज NCERT की सीरीज़ को ही. आज मैं आपको NCERT के साथ साथ एक प्रीवियस के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करना चाहूँगा कि हमने अभी तक जो टॉपिक्स को पढ़ा है वो द टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस इन द क्लास उसको इनफैक्ट है ना मेंस के आंसर के अंदर कैसे डिस्कस करेंगे सर, है ना. तो उन सब टॉपिक्स के ऊपर चलेंगे. विल बी स्टार्टिंग वन मोर टाइम विद दिस सीरीज़. इनफैक्ट हमने ये फॉरेन ट्रैवलर्स की सीरीज़ को शुरू किया था. फॉरेन ट्रैवलर्स की सीरीज़ नहीं है बट एनसीईआरटी के अंदर फॉरेन ट्रैवलर्स को इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक को कैसे दिया गया है या और भी ऑथर्स को किस तरह से हाईलाइट किया गया उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर, है ना. तो आज हम लोग चाइनीज़ ट्रैवलर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे. विल बी डिस्कसिंग ऑन द चाइनीज़ ट्रैवलर्स. चाइनीज़ ट्रैवलर्स का मतलब ये है कि भाई भारत में बहुत सारे विदेशी आए. इसमें विदेशियों के अंदर आप देखोगे तो अरब ट्रैवलर्स आते हैं. अरब्स के अंदर मैंने आपको अभी तक 2 क्लासेस के अंदर बताया है कि इंडिया में अरब ट्रैवलर्स के रूप में एक तो इब्न बतूता है. यू विल फाइंड इब्न बतूता विल कम टू पावर सर, है ना. और इसके साथ साथ आप देखोगे तो आपको मिलता है अल बिरूनी जिसको हमने कल के क्लास के अंदर डिस्कस किया था इन दोनों को सर, ठीक है. आज हम लोग डिस्कस करेंगे चाइनीज़ ट्रैवलर्स के रूप में और हम लोग देखेंगे कि चाइनीज़ ट्रैवलर्स के द्वारा भारतीय इतिहास के बारे में क्या लिखा गया है. एक तो फाहियान करके चाइनीज़ ट्रैवलर आएगा सर, ठीक है, और दूसरा ह्यूएन सांग आएगा सर, है ना. तो इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे. विल बी डिस्कसिंग अबाउट बोथ ऑफ दिस चाइनीज़ एंड द अरब ट्रैवलर्स, है ना. तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को. आप सबका बहुत सारा स्वागत है. इनफैक्ट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूँगा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के बारे में जहाँ इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं. आई एम ऑल्सो वन अमॉन्ग द टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी. अभी बहुत इंटरेस्टिंग ऑफर चल रही है हमारे यहाँ पे. इनफैक्ट वी हैव गॉट सम गुड रैंक्स दिस ईयर इन द यूपीएससी सिविल सर्विसेज. ऑफर ये है कि अगर आप यहाँ पे आज सब्सक्रिप्शन ले रहे हो या 31 तारीख से पहले सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको टेस्ट सीरीज़ का इसके अंदर पूरी की पूरी फैसिलिटी अवेलेबल की जाएगी, प्रीलिम्स मेंस और ऑप्शनल तक की. इनफैक्ट आपको टोटल 35% तक का आपको ऑफर दिया जा रहा है सर, है ना. तो आपको ये कोड यूज़ करना है. कोड के अंदर PN लाइव आपको डालना है एंड 25% प्लस 10% एक्स्ट्रा आपको ये PN लाइव ऑफर के द्वारा मिल जाएगा. खैर, तो बहुत फ़ायदा है. 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, 3 महीने का एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन अवेलेबल भी है. इनफैक्ट GS और ऑप्शनल दोनों का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन 57,000 के अंदर कवर हो जाएगा. बहुत कॉम्प्रिहेंसिव. ये सब्सक्रिप्शन के अंदर आपकी टेस्ट सीरीज़ कवर हो जाएगी, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज़ कवर हो जाएगी. बेस्ट पार्ट है ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ भी कवर हो जाएगी. हिस्ट्री ऑप्शनल अगर आप लेना चाहते हो तो मेरे हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो. या कोई और ऑप्शनल देखना चाहते हो तो वो भी आप हमारे साथ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर आ सकते हो सर, ठीक है. तो बहुत फ़ायदे कारक है. बहुत सारा आपको गाइडेंस, टेस्ट सीरीज, सबका सब डाउट सॉल्विंग सब कुछ मिल जाता है सर, ठीक है. हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है जहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी फ्रॉम अ कोच, है ना. तो एक कोच आपको अटेंड किया जाएगा जो आपको हेल्प करेंगे इन आंसर राइटिंग, स्टडी बूस्टर, है ना, टेस्ट सीरीज़ को लेके किस तरह से अप्रोच करना है. इनफैक्ट लाइव क्लास में आप हमको पूछ सकते हो विथ रेज योर हैंड फीचर्स, है ना. रेज योर हैंड के थ्रू आप हमको सीधा सीधा संवाद कर सकते हो और हम लोग को पूछ सकते हो कि भाई सर ये हमारा क्वेरी है और इसको कैसे अप्रोच करना है सर, ठीक है. तो काफ़ी फ़ायदा है आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन का. आप ज़रूर से ये कोड को यूज़ करिए PN लाइव और ये कोड के द्वारा यहाँ पे आप डायरेक्टली हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं. अब चलते हैं आगे और समझते हैं कि यहाँ किस तरह से तैयारी हो रही है सर, ठीक है ना. तो यू विल फाइंड मल्टीपल ऑप्शनल्स हमारे चल रहे हैं. मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी है, PSIR है, सोशियोलॉजी है सर, ठीक है. हिस्ट्री का मेरा ऑप्शनल चल रहा है. बैचेस चल रही है जनरल स्टडीज़ को लेके. 3 नवंबर से वी हैव स्टार्टेड न्यू बैचेस. 25 अक्टूबर से हमने एक नई बैच ऑन कर दी है सर, ठीक है ना. तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस है 2022 के लिए, 2023 के लिए, सबके लिए आपको ये कोड यूज़ करना है PN लाइव एंड जॉइन अस ऑन द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म इन द कंट्री सर, ठीक है ना. अब अच्छा, एक कोई कैंडिडेट की क्वेरी थी कि सर आप ज्वाइन करना चाहते हो मेरे कोर्स को सर, ठीक है, पर मेरा सिलेबस ख़त्म हो गया तो क्या करेंगे सर, है ना. सो देयर वाज अ कैंडिडेट, नाम है उनका पूजा कुमारी सर, है ना. मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर कल आंसर नहीं दे पाया था. तो वो पूछ रही थी कि सर सिलेबस ख़त्म हो गया अब क्या करेंगे सर, ठीक है ना. तो याद करेगा पूजा कि मेरा नया कोर्स हर महीने या 2 महीने में एक बार आ ही जाता है सर, ठीक है ना. तो साल में 1 या 2 बार मेरे कोर्सेज रिपीट होते हैं, है ना. तो मिड ऑफ दिसंबर में या मिड ऑफ नवंबर से ही आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद द न्यू कोर्स, है ना. तो नवंबर से या दिसंबर से मेरा नया कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो सर, ठीक है. और लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे. यू विल गेट लाइव क्लासेस जिसके थ्रू आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना. तो आप 1 साल का या 2 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान करिए एज़ पर योर रिक्वायरमेंट एंड द नीड्स. तो आपका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवर हो जाएगा ना, हिस्ट्री के साथ साथ बाकी सारे सब्जेक्ट भी. खैर, चलते हैं आगे. आज के क्लास के अंदर समझते हैं कि आज का क्लास हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है सर, ठीक है.
आज का क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास के अंदर हम लोग हिस्टोरिकल डिस्कशन ज़्यादा करेंगे और हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री के अंदर से जब डिस्कशंस आपको करने हैं तो क्वेश्चंस कैसे आए हैं सर, ठीक है। तो मैंने पिछले 2 क्लास में इब्न बतूता को पढ़ा दिया है और इसके पहले मैंने आपको अल बिरूनी को पढ़ाया था सर, ठीक है ना। तो आई हैड डिस्कस्ड 2 ऑफ दी ट्रैवलर्स इन इंडिया, जिसके ऊपर से क्वेश्चन आपका यूपीएससी में मुख्य परीक्षा के अंदर 2018 में आया था सर, है ना। 2080 की यूपीएससी की प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा था कि असेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना। भारत के इतिहास के पुनर्लेखन में या इतिहास के निर्माण में इनका क्या योगदान रहा है सर, ठीक है ना। 2018 की मेंस के अंदर आया था, जनरल स्टडीज़ के अंदर सर, ठीक है। तो आपको बोला गया है असेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब समझ में आता है, वृतांत कहते हैं इसको सर, ठीक है ना। तो जो भी विदेशी आता है उसने बेसिकली भारतीय इतिहास में क्या लिखा है वो लिखा गया है सर, ठीक है। अरब ट्रैवलर्स और चाइनीज़ ट्रैवलर्स के अंदर से आपको सर, ठीक है ना। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अरब ट्रैवलर्स तो मैंने आपको कल के 2 क्लासेस में पढ़ा दी है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ इब्न बतूता, है ना, राइट, है ना। तो आप में से जो भी कैंडिडेट्स ने पुराना सेशन देखा होगा उसको इब्न बतूता की कहानी पता होगी सर, ठीक है। इब्न बतूता के साथ साथ मैंने आपको कल के क्लास के अंदर इनफैक्ट डिस्कस भी करवाया था रिगार्डिंग अल बिरूनी सर, है ना। तो हमने अल बिरूनी के बारे में भी देखा था सर, ठीक है ना। सो वी हैड डिस्कस द स्टोरी ऑफ अल बिरूनी एज वेल सर, ठीक है ना। तो अल बिरूनी डे बिफोर यस्टरडे किया था। अब देखिए इब्न बतूता के बारे में अगर आपको याद होगा तो इन द प्रीवियस सेशन आई हैड कवर्ड अप टिल हिज कंट्रीब्यूशन रिगार्डिंग द सोसाइटी सर, है ना। या हमने मार्केट सिस्टम के बारे में, सिटी के बारे में देखा था सर, ठीक है ना। तो अल बिरूनी की किताब थी, कौन सी किताब थी सर? द नेम ऑफ द बुक वॉज किताबुल हिंद सर, है ना। तो इसकी किताब का नाम था किताबुल हिंद और इब्न बतूता की जो किताब है इसकी किताब थी किताबुल रुहेला सर, है ना। तो ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि इन दोनों किताबों का क्या डिफरेंस है। तो एक का किताबुल रुहेला है, एक का किताबुल हिंद है सर, ठीक है। एक कब आता है 10th सेंचुरी या 11th सेंचुरी के ट्रांजिशन पीरियड के अंदर भारत में आएगा, 11वीं शताब्दी की शुरुआत में सर, ठीक है। एक कब आता है 13th सेंचुरी के अंदर आता है। तो दोनों के बीच में ये भी एक डिफरेंस हो गया सर, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। एक आता है गजनी के समय पे, ही विल बी कमिंग इन इंडिया ड्यूरिंग द गजनी सर, है ना। और ये भाई साहब कब आता है तो ही विल बी कमिंग इन इंडिया ड्यूरिंग पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक करके राजा था, इसके समय पे ये इब्न बतूता भारत में आएगा सर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल डिफरेंस है, मल्टीपल फंडामेंटल डिफरेंसेस एसोसिएटेड विथ द एंट्री ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर, और ख़ास करके वो अरब ओरिजिन के हो, चाइनीज़ ओरिजिन को हो, इट डजेंट मैटर्स टू अस। हमारे लिए मैटर ये करता है कि ये महाशय आके भारत के बारे में लिखते क्या है, व्हाट डिड दिस पीपल रोट अबाउट इंडिया, what does this people actually experience about India and what how correct their interpretations about India were, है ना। इनके भारत को लेके जो इंटरप्रिटेशंस थे कितनी हद तक उचित थे, कितनी हद तक करेक्ट थे सर, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, लेट्स प्रोसीड फर्दर, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इब्न बतूता के बारे में हमने कल क्या देखा था। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, हैं। आज मैं आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा, चिंता मत करिए, आई विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन एज वेल सर, है ना। तो कल हमने इब्न बतूता के बारे में डिस्कस किया था। एज फार एज आई रिमेंबर वी हैड डिस्कस द स्टोरी ऑफ इब्न बतूता और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि भारत में इब्न बतूता ने क्या क्या चीज़ों का अनुभव किया था सर, ठीक है ना। तो थोड़ा चले जाते हैं इब्न बतूता के केस में सर, ठीक है। इब्न बतूता कहाँ कहाँ गया होता है सर, ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर रिवीजन कर देंगे। 1 मिनट का मतलब है फासम फास रिवीजन कर देंगे। फासम फास क्यों? क्योंकि आगे की कहानी हमको आगे करना है सर, ठीक है। तो इब्न बतूता आया होता है मोरक्को से सर, है ना, याद करिए सर, है ना। ही केम फ्रॉम मोरक्को, राइट सर, ठीक है। मोरक्को से वो आज का सऊदी अरेबिया की तरफ गया, वो फिर ओमान की तरफ गया, यमन की तरफ जाता है सर, है ना। वो सीरिया की तरफ जाएगा, वो सीरिया की तरफ जाएगा, वो सीरिया से बेसिकली आप देखोगे तो ही विल बी गोइंग टूवर्ड्स पर्शिया एंड ईरान एज वेल, है ना, इराक की तरफ भी हो जाएगा सर, ठीक है। फाइनली सेंट्रल एशिया की तरफ गया और सेंट्रल एशिया से वो कहाँ पे आया, भारत में आ गया सर, ठीक है ना। तो ये निकला था 1322 के आसपास, ही के लेफ्ट दी हिज हाउस इन 1322, भारत की तरफ 1332 की तरफ प्रस्थान करता है और वो आता है सिंध के अंदर सर, ठीक है ना। तो सिंध से मुल्तान जाएगा, ही विल बी गोइंग फ्रॉम सिंध टू मुल्तान, मुल्तान इज इन पंजाब बाय द वे, पाकिस्तान के अंदर सर, ठीक है। फिर वहाँ से वो दिल्ली की तरफ चला जाएगा, ही विल बी गोइंग फ्रॉम सिंध टू दिल्ली सर, ठीक है ना। तो उसने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है किताबुल रुहेला के अंदर, है ना। तो रुहेला इज़ अ बुक ऑन एक्सपीरियंसेस, है ना। ये किताब का नाम ही है कि इट्स अ बुक ऑन ट्रैवल एक्सपीरियंसेस। तो अलग अलग उसके जो भी एक्सपीरियंसेस है उसके बेसिस के ऊपर उसने किताबुल रुहेला का कंपाइलेशन किया है, राइट सर, ठीक है ना। तो पहली चीज़ आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि मुल्तान, सिंध और दिल्ली के अंदर सर, ठीक है। दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक को मिला, मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको काजी बना दिया, बोले तुम इतने स्कॉलर इंसान हो, तुमको काजी बना देते हैं सर, ठीक है। फिर उसके बाद हालत बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताने की कोशिश की थी कि होता क्या है, एंड व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली सर,
होता ऐसा है कि मोहम्मद बिन तुगलक उसको काजी बनाने के बाद उसको जेल में डाल देगा, और जेल में डालने के बाद उसको फिर थोड़े समय तक जेल में रखना पड़ता है। उसके बाद उसको एम्बेसडर बना दिया गया, ही वॉज मेड द एम्बेसडर, है ना। और ये एम्बेसडर जब बनवाया गया था तो उसको भेजा गया चाइना से, ठीक है। इबन बतूता इवेंचुअली फिर यहाँ से भारत में घूमते 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 गुजरात से लेके, सेंट्रल इंडिया से लेके, गोवा से, मैंगलोर से लेके फाइनली कोलम जाएगा। कोलम से वो बेसिकली मालदीव चला जाता है, मालदीव से श्रीलंका जाएगा, श्रीलंका से बंगाल जाएगा, बंगाल के अंदर भारत के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए फाइनली वो चला जाता है सुमात्रा, सुमात्रा से वो चाइना की तरफ चला जाएगा सर, है ना। तो इतनी लंबी जर्नी थी इबन बतूता की बात मत करिए सर, ठीक है। सो ये ट्रैवल टू मल्टीपल एरिया से, एक से ज़्यादा विस्तारों के अंदर ट्रैवल करते करते भारत के बारे में उसने लिखा है सर, ठीक है। तो वो जब वापिस पहुंचा, कब पहुंचा, 1354 के अंदर वो वापिस पहुंचा। तो मोरक्को के राजा ने उसके बारे में कहा कि भाई तुम एक किताब लिख दो। तो किताबुल रुहेला कंपाइल की गई है, और इसने डिक्टेशन किया था, इसने अपना नरेशन किया था सर, है ना। किससे नरेशन किया था? अपने एक दोस्त के साथ नरेशन किया था, या बेसिकली एक ऑथर था इबन जुआजे, उसके साथ नरेशन किया था। इसके बेसिस के ऊपर इबन बतूता ने भारत के बारे में लिखा है सर, ठीक है ना। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मोरक्को से आया था, टेंजियर्स में रहता था, इसकी फैमिली बेसिकली है ना शरिया को फॉलो करती थी, इस्लामिक लॉ के ऊपर से सर, ठीक है ना। काजी के रूप में इसका काफ़ी अनुभव रहा है, बहुत सारी भाषाओं के बारे में ये जानता था सर, ठीक है। भारत के अलग अलग विस्तरों में ट्रैवल करता है, लाहौर से लेके, सिंध से लेके, फाइनली मुल्तान से लेके, हिल बी गोइंग टू मल्टीपल प्लेसेस, और उसने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है सर, ठीक है। सो येस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड अप टिल दिस पॉइंट्स कि क्या क्या कहानी रहती है। इबन बतूता को लूटा गया था, उसको लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम रहा था। उसने बताया था कि एक बार हम मुल्तान से जब दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो हमको रास्ते में ही वो डाकू आ गए थे, रास्ते में उसको बहुत सारे डाकू मिल गए थे, और ये डाकू लोगों ने मिलकर उसको उठा लिया था, एंड ही वॉज किडनैप्ड, एंड मल्टीपल स्टोरीज आपको इसके अंदर से मिल जाएगी। खैर, तो ये सब की कहानी बताने का इंटेंशन यही है आपको कि आप जब इबन बतूता को पढ़ रहे हो तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि क्या क्या कहानी उसके अंदर से रहती है सर, ठीक है। दूसरी, इबन बतूता ने दिल्ली के आर्किटेक्चर के बारे में लिखा। तो ही हैड रिटन अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली। उसने कहा था कि दिल्ली में बहुत लार्ज पॉपुलेशन है, बहुत ही वाइड एरिया कवर होता है सर, ठीक है। उसका एक फोर्ट है, उसके अंदर से बहुत सारे लोग रहते हैं, सो इसके अंदर मशीन्स है और बहुत सारी चीज़ें थी, उसके बारे में ये जानकारी बताता है। ये कहता है कि दिल्ली में दरवाज़ा हुआ करता था, ये दरवाजे का एक का नाम था बदायूं दरवाज़ा, एक का नाम था गुल दरवाज़ा, एक का नाम था मंडी दरवाज़ा सर, ठीक है। और ये भी कहता है कि दिल्ली के अंदर सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे लोगों को दफनाया गया है सर, ठीक है ना। तो इन सब के बेसिस के ऊपर से इबन बतूता के ऑब्जर्वेशंस काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं। इबन बतूता ने इनफैक्ट दौलताबाद भी ट्रैवल किया था। दौलताबाद क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने थोड़े समय तक दौलताबाद में अपना कैपिटल भी शिफ्ट किया था। खैर, बाय द वे, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने कल देख लिया है, और तुगलक को क्यों पगला राजा कहता है वो भी मैंने आपको बढ़ाया था सर, ठीक है ना। तो ऑल दिस पॉइंट्स वी हैव कवर्ड अप इन द प्रीवियस क्लासेस, है ना। तो उसके एक्सपेरिमेंट्स को लेके मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि तुगलक के एक्सपेरिमेंट्स कैसे हुआ करते थे, और ये एक्सपेरिमेंट्स के कारण क्या क्या दिक्कतें आ गई। खैर, अब आगे चलते हैं सर, ठीक है। उसने दौलताबाद के बारे में बताया था कि यहाँ पे एक मार्केट थी, ये तारा मार्केट का नाम था तारबाबाद, और यहाँ पे लोग रहते थे और गाना गाते थे सर, ठीक है ना। तो इबन बतूता के और क्या राइटिंग्स थे, है ना, भारत को लेके, व्हाट ही हैड राइटिंग अबाउट इंडिया सर, ठीक है। अब उसको थोड़ा बहुत देखते हैं इंडिया के सिटीज़ के बारे में सर, ठीक है। तो उसने लिखा है कि भारत के सिटीज़ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। वो लिख रहा है कि ये डेंसली पॉपुलेटेड है, भारत के शहर बहुत प्रॉस्पेरस थे। कभी कभी इसमें नुकसान हो जाता था क्योंकि दो राजाओं के बीच में लड़ाई हो जाती है सर, ठीक है। उसने दिल्ली को बहुत लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया के रूप में कहा है, और दौलताबाद के बारे में उसने कहा है कि दौलताबाद भी काफ़ी बड़ा था। इट कैन ईजिली राइवल दिल्ली इन साइज, मतलब इट वॉज सो ह्यूज कि दिल्ली को टक्कर मारे वैसा शहर था सर, ठीक है। तो ये सब कहानी इबन बतूता अपनी कहानी के अंदर लिखता है, और उसने किताबुल रुहेला के अंदर लिखा है सर, ठीक है। अब दूसरा क्या लिखा है इबन बतूता ने, थोड़ा बहुत उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। व्हाट अदर थिंग्स इबन बतूता हैज़ रिटन अबाउट दिल्ली या मार्केट सिस्टम इन इंडिया, उसके ऊपर देखते हैं सर, ठीक है। अब देखिए इबन बतूता और क्या लिखता है, व्हाट ही हैज़ एक्चुअली रिटन सर, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट्स के ऊपर इबन बतूता लिखेगा सर, ठीक है। इबन बतूता टॉक्स अबाउट द सिटीज़ ऑफ इंडिया। इबन बतूता टॉक्स अबाउट द मार्केट एंड द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, है ना। इबन बतूता भारत के बाजार और अर्थव्यवस्था के बारे में लिखेगा सर, ठीक है। क्या क्या चीज़ें लिखता है देखिए सर, ठीक है। सो ही टॉक्ड अबाउट द बाजार्स वर प्लेसेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। वो लिखता है कि बाजार में इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रहे थे, क्यों? क्योंकि एक ऐसी जगह जहाँ पे बायर और सेलर मिलेंगे सर, सिंपल चीज़ है ना सर। अ प्लेस वेयर द बायर्स एंड द सेलर्स मीट, है ना, तो दैट इज नोन एज द बाजार सर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना, समझे कि नहीं समझे? तो ये तो क्लियर कट है सर, ठीक है। वो लिखता है कि द बाजार फॉर प्लेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, है ना। अब वापिस आ जाते हैं, हमारी स्पीड थोड़ी कम कर देते हैं। वो लिखता है कि द बाजार फॉर द प्लेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, क्योंकि यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स मिला करते थे सर, ठीक है। बट दे आर ऑल्सो द हब ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंगली ये बताता है कि भारत में उस टाइम पे जो बाजार थे वो फोर्ट के अंदर रहा करते थे सर, है ना। तो कोई भी राजा का किला होगा, किला मतलब से फॉर एग्जांपल दिल्ली हो गया सर, ठीक है। तो दिल्ली में तुगलकाबाद करके एक जगह थी सर, है ना, गयासुद्दीन बिन तुगलक ने बनाई थी। इसने एक किला बनाया था जिसका नाम था जहांपनाह सर, है ना।
तो ये बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक जब जहाँपनाह की स्थापना करता है दिल्ली के अंदर, तो मोस्ट प्रोबली इसने जहाँपनाह के बारे में लिखा है सर, इबन बतूता। तो लिखता है कि यहाँ पे व्यापार होता था, बाज़ारों के अंदर, शहरों के अंदर लोग मिलते थे, व्यापार करते थे, चीज़ों को खरीद बेच करते थे सर, ठीक है। दूसरा लिखता है मोस्ट बाज़ार हैड अ मॉस्क एंड अ टेम्पल, बहुत सारे बाज़ारों के अंदर मॉस्क और टेम्पल भी हुआ करता था सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि यहाँ पे एक मॉस्क और टेम्पल की भी बात कर रहा है सर, समझे कि नहीं समझे, है ना, गेटिंग अ पॉइंट। सो इज टॉकिंग अबाउट द मॉस्क बिल्डिंग एंड द टेम्पल बिल्डिंग, है ना, समझे कि नहीं समझे। दूसरी ये बता रहा है कि सम ऑफ देम हैड लीस्ट स्पेसिस वर मार्क फॉर पब्लिक परफॉर्मेंसेज बाय डांसर्स, म्यूजिशियन एंड सिंगर। तो हर एक शहरों के अंदर आपको कुछ कुछ पब्लिक प्लेसेस दिखेंगे जहाँ पे लोग आते थे, गाना गाते थे, सिंगर्स आते थे, गाना गाते थे, म्यूजिशियंस आते थे सर, है ना, गाना बजाते थे सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। और इसके बेसिस के ऊपर से अगर आप समझने की कोशिश करिए, इबन बतूता बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट करेगा सर, ठीक है। अब इबन बतूता ने किताबुल रुहेला के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी है सर, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया है कि वाइल इबन बतूता वॉज नॉट पर्टिकुलरली कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग द प्रॉस्पेरिटी ऑफ टाउन, वो उसके साथ कंसर्न नहीं था कि इसमें कितना पैसा है। इबन बतूता इनडायरेक्टली यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी को बताता है सर, समझे कि नहीं समझे, है ना, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। Historians have used this account to suggest that towns derived a significant portion of their wealth through appropriation of surplus from villages। अब सादी भाषा में आप समझने की कोशिश करिए। इबन बतूता कहता है कि भारत बहुत प्रॉस्पेरस एरिया है, सही की गलत सर, है ना, और भारत में प्रॉस्पेरिटी थी सर, है ना। मार्को पोलो भी लिखता है कि भारत बहुत ही अमीर प्रदेश है और भारत में जिस तरह से लोग रह रहे हैं उनके पास बहुत पैसा है सर, ठीक है। सो इवन ऑल द फॉरेन ट्रैवलर्स, ये एक फॉरेन ट्रैवलर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सब फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में बता रहा हूँ। ज़्यादातर जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स भारत के अंदर आए हैं, सब ने ये चीज़ को कंसीड किया है और एक्सेप्ट किया है कि यार भारत के अंदर से हमको बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। अब सवाल ये है कि वो लोग शहरों में आए थे, मेजोरिटी ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स केम टू इंडिया एंड दे केम इन द सिटी एरियाज, है ना। अब आज मैं कहूँगा कि से फॉर एग्जाम्पल आई स्टे इन गुजरात, मैं एक अहमदाबाद के अंदर रह रहा हूँ सर, है ना, आई एम स्टेइंग इन अहमदाबाद, और अहमदाबाद के अंदर अगर मैं रह रहा हूँ जहाँ पे सर, ठीक है, यहाँ पे पैसा है, प्रॉस्पेरिटी है, सिटी लाइफस्टाइल अच्छी है, तो ऑब्वियस है कि अहमदाबाद में कोई तो कंट्रीब्यूट करता होगा सर, ठीक है। आज अहमदाबाद को सप्लाई लाइन कहाँ से आ रही है, गाँव के अंदर से आ रही है। फल, आपको फ्रूट चाहिए, आपको वेजिटेबल्स चाहिए, आपको खाना पीना चाहिए, आपको लेबर चाहिए सर, है ना। तो एडजॉइनिंग एरिया से लोग ट्रैवल करके आके हैं। मतलब यह है कि एडजॉइनिंग एरिया में सरप्लस था, अगर गाँव के अंदर सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है तो ही शहरों के अंदर उसका मल्टीप्लिकेशन होगा सर, समझे कि नहीं समझे। हड़प्पा के अंदर आप समझने की कोशिश करिए, इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसा कहा गया है, ये जितना भी अर्बनाइजेशन हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसके पीछे का फंडामेंटल एस्पेक्ट अगर आप समझोगे तो वो आपको मिलेगा, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द अर्बनाइजेशन ओनली सर, ठीक है। और ये अर्बनाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हुआ था, उसके पीछे का एक फंडामेंटल रीज़न था कि गाँवों के अंदर सब्सिस्टेंस बेस, डाइवर्सिटी का बेस, खाने पीने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया थी उसमें काफ़ी एक्सपांशन हुआ था सर, ठीक है। तो इबन बतूता इसको लिख रहा है, इबन बतूता इज एक्चुअली हाईलाइटिंग दिस केस, और ये कह रहा है कि भारत के अंदर प्रॉस्पेरिटी काफ़ी अच्छी है। अब प्रॉस्पेरिटी अच्छी है उसका मतलब ये है कि अर्बन एरियाज तभी प्रॉस्परस हो सकते हैं जब गाँवों के अंदर प्रॉस्पेरिटी होगी। क्यों मैं ये बता रहा हूँ सर, है ना, देर इज़ अ कंसेप्ट कॉल्ड एज अर्बन रूरल इंटरफेस सर, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, है ना। अगर इनके पास पैसा है तो ही अर्बन एरियाज में ट्रैवल होगा सर, ठीक है। तो हिस्टोरियंस का ये मानना है कि भाई शहरों के अंदर जो भी सरप्लस या जो भी पैसा आया है उसके पीछे का कारण है कि गाँवों के अंदर सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था। ये सरप्लस प्रोडक्शन शहरों के बाज़ारों में बेचा जाता था सर, है ना, ये सरप्लस प्रोडक्शन शहरों के बाज़ारों में बेचा जाता था सर, ठीक है। इबन बतूता दिल्ली के अंदर लिखता है कि दिल्ली में फोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ी मंडी थी, देयर वाज अ ह्यूज मार्केट, और ये जो मार्केट था, ये मार्केट ऐसे ही थोड़ी बना होगा, दिस मार्केट वुड हैव बीन आउटकम ऑफ द प्रोसेस वेयर द सप्लाई विल बी देयर। और ये सप्लाई उसको किसने दिया भाई, मार्केट के अंदर सप्लाई किसने दिया सर, ठीक है। तो मार्केट के अंदर जो सप्लाई पूरा का पूरा डेवलप होके आ रहा है वो इसी के थ्रू आ रहा है सर, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो आपको ये चीज़ क्लियर रहनी चाहिए कि भाई इबन बतूता ने भारत की इकोनॉमी के बारे में लिखा है, एंड ही हैज़ ऑब्जर्व्ड अबाउट हाउ द इंडियन इकोनॉमी यूज्ड टू फंक्शन। He had also observed about the working and the settlement of the Indian economy as well. And वो भारत के शहरों के बारे में इसके लिए लिखता है कि भाई भारत में जो शहर थे, ये शहरों की प्रक्रिया बहुत इंटरेस्टिंग वे के अंदर चलती थी सर, गेटिंग अ पॉइंट, समझे कि नहीं सही। तो आपको पहला चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि इबन बतूता के ऑब्जर्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है व्हेन इट कम्स टू इंडिया, राइट सर, ठीक है ना। तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर टू यू, आपको होपफुली पहली चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि कल हमने इबन बतूता को पढ़ा था, तो आज इबन बतूता को फिर कंक्लूड करेंगे और फिर वो चाइनीज़ ट्रैवलर्स के साथ इनको कंपेयर करेंगे सर, ठीक है। सो विल बी studying Ibn Battuta and then we'll be comparing with the Chinese travelers as well.
अब देखिए इबन बतूता प्रॉस्पेरिटी के बारे में लिख रहा है। इबन बतूता लिख रहा है कि भाई भारत में काफ़ी ठीक ठाक दिल्ली और दौलताबाद जैसे शहरों के अंदर पैसा था और ये पैसा गाँवों से आया होगा सर, समझे कि नहीं समझे। अब देखो गाँव में प्रॉस्पेरिटी कब आती है, जब खेती में प्रॉस्पेरिटी होती है। रूरल एरियाज़ में सरप्लस जब होगा, एग्रीकल्चर के अंदर सरप्लस होगा, तभी जाके भाई साहब आप आगे चल पाओगे ना सर, समझे कि नहीं समझे। अब एग्रीकल्चर सरप्लस के लिए अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो आपको इरिगेशन चाहिए, आपको पानी चाहिए सर, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन द इरिगेशन ओनली सर, सही की गलत सर, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि विदाउट दी इरिगेशन, विदाउट द वाटर अवेलेबिलिटी आप एग्रीकल्चर नहीं कर पाओगे। एग्रीकल्चर में सरप्लस नहीं होगा, इफ देर इज नो सरप्लस इन द एग्रीकल्चर, तो ग्रामीण विस्तार में प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। ग्रामीण विस्तार में प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी तो शहरों में चीज़ें बेचने के लिए नहीं जाएंगे सर, ठीक है। ऑब्वियस है ना, गांव में अगर 100 किलो का प्रोडक्शन अनाज का हो रहा है, गांव की रिक्वायरमेंट अगर से फॉर एग्जांपल 30 किलो की है, द विलेज रिक्वायरमेंट इज 30 kgs, तो रेस्ट 70 kgs, बाकी के जो 70 किलो है ये सब शहरों में बेचने के लिए तो जाते हैं। आज की तारीख में भी यही होता है ना। इवन इन द प्रेजेंट डे द फूड रिक्वायरमेंट और एनी काइंड ऑफ क्रॉपिंग रिक्वायरमेंट, उसकी अंदर की आप पूरी की पूरी इकोनॉमिक साइकिल देखिए, यू ट्राई टू सी द इकोनॉमिक साइकिल। इकोनॉमिक साइकिल के अंदर आपको यही दिखेगा कि भाई जो रिक्वायरमेंट है वो ट्रांजिशन में जा रही है सर, ठीक है। ये ट्रांजिशन के बेसिस के ऊपर से आपको दिखेगी कि भाई जो सिस्टम है वो सिस्टम में सरप्लस से मार्केट की तरफ चीज़ों को डाइवर्ट करवाया जा रहा है सर, है ना। तो द थिंग्स आर बीइंग डाइवर्टेड फ्रॉम द सरप्लस टू द मार्केट साइड सर। अब सवाल ये है कि गाँव के अंदर सरप्लस कैसे प्रोड्यूस हुआ होगा, गाँव के अंदर सरप्लस कैसे प्रोड्यूस हुआ होगा सर, ठीक है। और गाँव में सरप्लस पहुँचा उसके पीछे का, या कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन उत्पादन बढ़ा उसके पीछे किसका योगदान है सर, ठीक है। तो ग्रामीण विस्तार के अंदर आपको एक चीज़ दिखेगी, वो है खेती। भारत तभी भी खेती प्रधान देश था, आज भी खेती प्रधान प्रदेश के रूप में, देश के रूप में जाना गया है, क्योंकि एग्रीकल्चर अभी भी हम लोग को सस्टेन करवा रही है। नो डाउट पॉपुलेशन अब डाइवर्सिफाई हो रही है, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर हम लोग मूव आउट कर रहे हैं, बट स्टिल एग्रीकल्चर इज़ द की सेक्टर, है ना। अब इबन बतूता जब लिखता है कि भाई शहर प्रॉस्परस थे और गाँवों के अंदर प्रॉस्पेरिटी आई होगी, ये प्रॉस्पेरिटी खेती से आई होगी, खेती में बिना पानी का कुछ नहीं हो पाएगा सर, ठीक है। तो सवाल ये आता है कि एग्रीकल्चर भारत में उस टाइम पे अगर डिसेंट्रलाइज रहेगा, डिसेंट्रलाइज मतलब विदाउट एनी स्टेट इंटरवेंशन, राज्य के प्रभाव के बिना क्या खेती का विकास हो सकता है अपने हिसाब से? विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट कैन द एग्रीकल्चर बी डेवलप सर। आप देखिए कि विदाउट द स्टेट एग्रीकल्चर बहुत हेल्पलेस फील करेगा। किसानों को पैसा चाहिए होता है, किसान को एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट चाहिए होता है। किसान की बात करेंगे तो किसान को इनफैक्ट ज़रूरत पड़ती है दूसरी चीज़ों की, से फॉर एग्जांपल द फार्मर ऑल्सो रिक्वायर्स एंड द फार्मर ऑल्सो नीड्स थिंग्स लाइक द क्रेडिट, उसको फर्टिलाइज़र चाहिए, उसको इक्विपमेंट चाहिए, उसको टूल्स चाहिए सर, है ना, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो राज्य का रोल प्ले है। अब इबन बतूता किसके टाइम पे आया था? इबन बतूता आया किसके टाइम पे था सर? अब लिंकअप करिए सर, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है, इबन बतूता शहरों की प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। तो भारत के इतिहासकार और बहुत सारे इतिहासकार का ये मानना है कि ये जो प्रॉस्पेरिटी है, ये प्रॉस्पेरिटी शहरों को गाँवों के अंदर से मिली थी, और गाँवों के अंदर प्रॉस्पेरिटी मिलती है तो बिना खेती और बिना सिंचाई के नहीं मिल सकती। गाँव में सरप्लस था, इसके लिए शहरों में मार्केट के अंदर चीज़ें आई, और मार्केट में चीज़ें जब खरीद बेचान उसका किया गया, उसको खरीदा गया, उसको बेचा गया, खरीदा गया, बेचा गया, तो इन सब के बेसिस के ऊपर से आप समझने की कोशिश करिए कि डेवलपमेंट होगा सर, है ना, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो फर्स्ट थिंग शुड बी क्लियर टू यू, आपको पहली चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि अर्बन रूरल का इंटरफेस, मार्केट का इंटरफेस, सरप्लस का इंटरफेस, एग्रीकल्चर और इरिगेशन का इंटरफेस सबसे पहले आपको यहाँ से दिखेगा सर, ठीक है ना। आपको इसके अंदर से बहुत ही क्लियर कट चीज़ें समझ में आ रही होगी कि भाई किस तरह से डेवलपमेंट चल रहा है। अब सवाल ये है, नाउ द क्वेश्चन कम्स इनटू द पिक्चर कि ये जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ ये किसने करवाया सर? इतना सारा सरप्लस किसने करवाया? क्या कोई राजा ने करवाया? कोई किसान हुआ करता था, कोई ज़मींदार हुआ करता था जिसने ये एग्रीकल्चर और इरिगेशन का डेवलपमेंट करवाया सर, ठीक है। क्योंकि विदाउट दी एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन डेवलपमेंट सरप्लस ऑफ द थिंग्स विल नॉट लिव इन रूरल एरियाज, ग्रामीण विस्तार में प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, तो फिर अर्बनाइजेशन में भी नहीं फ़ायदा होगा और प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। तो इन सब के बेसिस के ऊपर से आपको आइडिया रहना चाहिए कि भारत में एक सुल्तान ऐसा था मिडिवल इंडिया में जिसने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में बहुत फोकस किया था। पहला आपको अलाउद्दीन खिलजी दिखेगा सर।
अलाउद्दीन खिलजी ने लैंड को मेजर किया, लैंड को रीक्लासीफाई किया, लैंड के अंदर से एक अलग डायमेंशन निकालने की कोशिश की, उसने एक नया डायमेंशन निकाला सर, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, पगला राजा कहते हैं, मैंने आपको कल के क्लास में भी बताया था सर, ठीक है ना। इसको पगला राजा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके कुछ कुछ डिसीजंस ऐसे थे जहाँ पे राजा जी इनफैक्ट, है ना, थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये पगला राजा के तहत मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बार दोआब वाले रीजन के ऊपर टैक्सेशन लगा दिया सर। दोआब समझ में आता है कि नहीं आता सर, ठीक है। दोआब वाला एरिया मतलब आप पकड़ के चलोगे तो ये वाला एरिया होगा सर, ठीक है। दिस विल बी द एरिया ऑफ द यूपी, एंड ये जो गंगा यमुना वाला जो विस्तार है इसको दोआब वाला एरिया कहते हैं। दोआब क्यों कहते हैं कि दो नदियों के बीच वाला प्रदेश है सर, बहुत ही फर्टाइल एरिया है, इट्स अ वेरी फर्टाइल एरिया। और ये एरिया के ऊपर जब आप टैक्स लगाते हो तो ऑब्वियस है कि किसान बुआ बूम करेंगे, बोले राजा पागल हो गए हो क्या सर, है ना। तो उस टाइम पे ना दोआब में थोड़ी बारिश कम थी, पानी की अवेबिलिटी कम थी, द वाटर अवेबिलिटी वॉज क्वाइट लेस, और भाई साहब इसी पीरियड के अंदर यहाँ पे टैक्सेस इम्पोज कर रहे हैं। तो यहाँ के किसानों ने बगावत कर दी है ना, द पीजेंट्स इन दिस एरिया एक्चुअली रिवॉल्टेड। तो दोआब वाले रीजन में जब उसने, दोआब वाले रीजन के अंदर जब इब्न बतूता ने इनफैक्ट, है ना, टैक्स इम्पोज किया तो लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया। सो ह्यूज रिवॉल्ट विल टेक प्लेस। ये रिवॉल्ट बेसिकली था बिकॉज उसने यहाँ पे टैक्स इम्पोज किया था, यहाँ से रेवेन्यू बढ़ाई थी एग्रीकल्चर के ऊपर से सर। उसके बाद इब्न बतूता या मोहम्मद बिन तुगलक इनफैक्ट रिफॉर्म्स करता है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने एक एग्रीकल्चर लोन देने की शुरुआत की जिसे हम लोग कहते हैं टक्कावी, ये शब्द याद रखिएगा सर, ठीक है ना। उसने क्या किया कि एग्रीकल्चर लोन देना शुरू कर दिया किसानों को, जैसे आज की तारीख में भारत सरकार कहती है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, है ना, आपने देखा होगा किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं। अब आपको सवाल ये होता है कि किसानों को क्रेडिट कार्ड क्यों दिए जाते हैं, कि जब भी कोई फार्मिंग साइकिल, जब भी खेती की कोई एक साइकिल की शुरुआत होती है, खरीफ की शुरुआत होगी, रबी की शुरुआत होगी, या आप पकड़ के लिए खरीफ के साथ साथ रबी के साथ साथ जायद क्रॉप्स की ज़रूरत होगी, तो किसानों को सबसे पहले आवश्यकता क्या होती है, उसको क्रॉप्स के सीड्स चाहिए होते हैं, और सीड्स बहुत महंगे आते हैं सर, बियारण कहिए हमें लोकल लैंग्वेज में सर, ठीक है। तो उसके सीड्स बहुत महंगे आते हैं, पहली चीज़ तो आप समझिए सर, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप समझिए कि किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थोड़ा बहुत पैसे चाहिए, लेबर के लिए थोड़ा बहुत पैसे चाहिए सर, ठीक है। तो भारत सरकार ने कहा कि भाई हम सालाना आपको कुछ अमाउंट क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट के रूप में दे देंगे सर, ठीक है, और इसके थ्रू आप पकड़ने की कोशिश करिए। तो किसान सम्मान योजना लाई गई, साल के 3 हफ्ते इनको दिए जाते हैं, 2-2 हज़ार रुपये इनके खाते में जमा होंगे सर, या किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। तो ये किसान क्रेडिट कार्ड का सबसे प्राइम एग्जाम्पल आपको मोहम्मद बिन तुगलक का दिखेगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि उसने ये फार्मर्स को है क्रेडिट देना शुरू कर दिया, ही स्टार्टेड गिविंग लोन टू दी फार्मर्स। और मोहम्मद बिन तुगलक ने बेसिकली जो फार्मर्स को लोन देना शुरू किया, द लोन एंड द मनी दैट वाज गिवन टू दी फार्मर्स, तो जिसके कारण क्या हुआ कि ग्रामीण विस्तारों में थोड़ी बहुत जो पैसों की कमी हो रही थी, फार्मर्स के पास पैसे नहीं थे, वो थोड़े बदल गए सर, ठीक है ना। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक ने एग्रीकल्चर के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट खड़ा कर दिया सर, है ना, ही क्रिएटेड अ सेपरेट डिपार्टमेंट सर, है ना। और ये सेपरेट डिपार्टमेंट आप देखोगे दीवाने कोही के रूप में आपको दिखेगा सर, ठीक है। इसने कहा कि भाई खेती को लेके अब मैं बहुत सीरियस हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई अलग से एक सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाना है दीवाने कोही के रूप में। ये दीवाने कोही के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक इस तरह से काम करने की कोशिश कर रहा था जहाँ जो भी फर्टाइल एरिया है, फर्टाइल एरिया का मतलब है जहाँ पे पानी की अवेबिलिटी है, वहाँ पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए और वहाँ से मल्टी क्रॉपिंग किया जाना चाहिए। मल्टी क्रॉपिंग का मतलब समझ में आया, एक से ज़्यादा बार आप उसका उपयोग कर सकते हो या एक से ज़्यादा बार आप क्रॉपिंग कर सकते हो, साल में 3 साइकिल, साल में 2 साइकिल, है ना, 2 क्रॉप्स कर सकते हो, 3 क्रॉप्स कर सकते हो, क्योंकि एक साइकिल मिनिमम 2-3-4 महीने तक चल जाती है सर, ठीक है ना। तो होता क्या है कि दीवाने कोही नाम का एक डिपार्टमेंट खड़ा किया, इससे मल्टी क्रॉपिंग होने की शुरुआत हुई सर, है ना। किसानों को बेसिकली साइंटिफिक एग्रीकल्चर की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है मोहम्मद बिन तुगलक। और किसानों के लिए मोहम्मद बिन तुगलक क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई एक काम करिए, आपके लिए जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के रूप में एक मॉडल फार्म की स्थापना करता हूँ सर, है ना। तो उसने एक मॉडल फार्म बनाया। मॉडल फार्म समझ में आता है कि भाई देखो खेती कैसे करनी चाहिए, है ना, हाउ द एग्रीकल्चर हैज़ टू बी प्रैक्टिस। तो होता क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने आज के नॉर्थ इंडिया के कुछ कुछ प्रदेशों में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करने और करवाने शुरू कर दिए सर, ठीक है ना, याद रहेगा सबको। मोहम्मद बिन तुगलक ने आज के उत्तर भारत वाले विस्तार में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करवाने शुरू कर दिए। ये जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करवाने शुरू कर रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, क्या इसकी असर, क्या इसकी इम्पैक्ट भारतीय खेती के ऊपर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। फर्टाइल एरिया है, फर्टाइल एरिया होता है तो डबल क्रॉपिंग होगा,
डबल क्रॉपिंग हो रहा है, इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप हो रही है, किसानों को क्रेडिट दिया जा रहा है टक्कावी के रूप में। टक्कावी वॉज अ मोर ऑफ अ एग्रीकल्चर लोन दैट वॉज पास्ड ऑन बाय द स्टेट टू द फार्मर्स। मॉडल फार्म की स्थापना करना, दीवाने कोही जैसे डिपार्टमेंट को बनाना जो एग्रीकल्चर के लिए काम करेगा। तो इन सब के बेसिस के कारण भारत के ग्रामीण विस्तारों में ठीक ठाक पैसा आया था। ग्रामीण विस्तारों में पैसा आया तो शहरों में पैसा आएगा, शहरों में पैसा आएगा, इसके लिए भारत के मार्केट सेंटर्स का डेवलपमेंट हुआ। और शहरों में जब पैसा आता है तो पैसा प्रोलिफरेट होता है, उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, सर्विस के अंदर डिवाइड होता है। इन सब चीज़ों के कारण भारत में प्रॉस्पेरिटी बढ़ी थी। इस पीरियड के समय पे मोहम्मद बिन तुगलक के कंटेम्प्रेरी पीरियड में इब्न बतूता भारत में आके कह रहा है कि भाई साहब भारत में पैसा ही पैसा था, और लोग जो काम कर रहे थे उसको देख के लग रहा था बहुत डाइवर्सिटी ऑफ स्किल्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑक्यूपेशन, इनकम और एम्प्लॉयमेंट की बहुत बढ़िया बातें हो रही थी। अब समझे कि नहीं समझे? तो इसको कहते हैं कि ग्रामीण विस्तारों के विकास करने से शहरी विकास होने की शुरुआत हो जाती है। The more and development of the rural and the areas, interior areas based on the agriculture development, it will create a spillover effect in the urban areas. नहीं समझ में आया सर? समझे कि नहीं समझे? सुन रहे थे ना मेरी बात? Were you listening to it or not? है ना? मैं आपको अभी भी लग रहा है कि NCERT पढ़ा रहा हूँ तो आप बहुत गोलू बच्चे हो सर, ठीक है ना? वी आर गोइंग बियॉन्ड NCERTs। मैं आपको मोहम्मद बिन तुगलक के साथ लिंकअप करवा रहा हूँ। इसी को ही पढ़ना होता है यूपीएससी के अंदर, रेदर देन बॉल बाय बॉल और वर्बैटिमली कमेंट्री करने से सर। तो मार्केट को अर्बन के साथ जोड़ना, रूरल के साथ जोड़ना, इन सब के कारण इब्न बतूता कह रहा है कि भारत में प्रॉस्पेरिटी है। भारत के मंदिर जो है या भारत के जो बाजार है उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ है सर, ठीक है। और सिटीज़ काफ़ी प्रॉस्पेरस थे, मार्केट बहुत बढ़िया चल रहे थे सर। गेटिंग माय पॉइंट? इसके बेसिस के रूप में आप देखिए इब्न बतूता लिखता है कि इंडिया का एग्रीकल्चर बहुत प्रोडक्टिव था। आपने जब ये लाइन पढ़ी होगी तो आपको ये सवाल आना चाहिए कि ये यार प्रोडक्टिव था तो कुछ तो हुआ होगा। इब्न बतूता ये भी लिखता है कि बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विच अलाउड द फार्मर्स टू कल्टिवेट 2 क्रॉप्स अ ईयर। अरे भाई, अकेली सॉइल से फार्मर 2 क्रॉप नहीं कर सकते, अकेले सॉइल से फार्मर्स 2 क्रॉप नहीं कर सकते। विदाउट beyond the soil, the farmers have to use other crops as well, other facilities as well. The farmers need other infrastructure as well. खाली और खाली सॉइल की कंडीशंस अच्छी थी तो भारत में फमाइन क्यों आया? अगर ब्रिटिश काल में आप मुझे पूछोगे, when you will ask me in the British age, तो भारत के जब ब्रिटिश काल में भारतीय शासन पद्धति के ऊपर जब इंग्लैंड के शासक रूल कर रहे थे तो भारत में अकाल क्यों आए? क्योंकि सॉइल तो तभी भी वही थी। द सॉइल वॉज स्टिल द सेम इन द ब्रिटिश एरा एज वेल। अगर सॉइल सेम की सेम थी तो वाई देयर वॉज सो मच ऑफ अ माइन? दैट्स वेरी क्लियर कट। दैट मीन्स स्टेट इज रिक्वायर्ड। इब्न बतूता कुड नॉट हाईलाइट द रोल ऑफ स्टेट, बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि रोल ऑफ स्टेट बहुत बड़ा था इन द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक सर। समझे आप लोग? और ये मोहम्मद बिन तुगलक ही था जिसने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किए। ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर उसने लोन देने की शुरुआत की। ये लोन को क्या कहा गया है? टक्कावी कहा गया है। नाम याद रखेगा, इट वाज कॉल्ड एज टक्कावी। यही लोन के थ्रू इनफैक्ट मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहा है, दीवाने को ही सर, ठीक है। और कह रहा है कि मैं खेती के लिए काम करूँगा। मॉडल फॉर्म की स्थापना कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई देखिए ऐसे खेती की जा सकती है सर, ठीक है। किसानों को पैसे एडवांस किए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण यू विल सी कि ऑब्वियस है कि डेवलपमेंट होगा। ये जो डेवलपमेंट था ग्रेजुअली अगर आप समझने की कोशिश करिए अर्बन एरियाज़ के अंदर डेवलप होने की शुरुआत होगी। और जब अर्बन एरियाज़ के अंदर शुरुआत होगी तो एक प्रोसेस की शुरुआत होती है जिसे हम लोग कहते हैं अर्बनाइजेशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्बनाइजेशन सर। दिस इज़ नोन एज थर्ड अर्बनाइजेशन एज पर मल्टीपल स्कॉलर्स बिलोंगिंग टू दिस स्कूल ऑफ थॉट। ये स्कूल ऑफ थॉट के अंदर जो भी मानने वाले लोग थे, खास करके हिस्ट्री के अंदर अलीगढ़ स्कूल ऑफ थॉट के अंदर मानने वाले लोग, इन सब ने कहा है कि मध्यकालीन युग में, मिडीवल इंडिया में, बाय द टाइम ऑफ खिलजीस एंड द तुगलक्स द थर्ड अर्बनाइजेशन टुक प्लेस। तीसरा नगरीकरण की शुरुआत होगी। अब तीसरा नगरीकरण का मतलब यह है कि भारत में इसके पहले नगरीकरण कब हुआ था? तो एक होता है एंशिएंट इंडिया के अंदर सब जब हड़प्पन्स रूल कर रहे थे, तो दैट इज नोन एज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन। दूसरा अर्बनाइजेशन होगा इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड और द मौर्यन पीरियड तक आते आते आप देखोगे महाजनपदों का निर्माण हुआ।
तभी भी हो रहा है, एंड इट कंटिन्यूज अप टिल द गुप्ता पीरियड। वो गुप्ता पीरियड तक कंटिन्यू रहेगा। गुप्तास के बाद उसके डिक्लाइन होने की शुरुआत हुई, और उसके बाद एक ऐसा दौर आया जहाँ पे फ्यूडलिज्म का बेसिस बन गया भारतीय इतिहास में। ये फ्यूडलिज्म के थ्रू भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट होगा, जहाँ पॉलिटिकल पावर डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, इकोनॉमिक इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। उन सब से भारत बाहर आ रहा है। इंडिया इज एक्चुअली कमिंग आउट फ्रॉम ऑल दिस पॉइंट्स, और उनसे बाहर आके बेसिकली थर्ड अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहा है सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इब्न बतूता लिख रहा है सर, है ना, कि भारत में प्रॉस्पेरिटी थी। ये प्रॉस्पेरिटी में उसने ये नहीं लिखा है कि कहाँ से आई, पर ये प्रॉस्पेरिटी कहाँ से आई उसको मैं अभी आपको आज के क्लास के अंदर यही डिस्कस करवा रहा हूँ, आपको यही समझा रहा हूँ कि आप ये प्रॉस्पेरिटी को कैसे देखते हैं सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। यू शुड सपोज टू सी दिस थिंग्स कि हाउ इब्न बतूता इन फैक्ट इन हिज बुक, विच बुक, द नेम ऑफ द बुक वॉज रोहेला। इन द बुक कॉल्ड एज रोहेला इज हाईलाइटिंग द केस ऑफ अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। वो कह रहा है कि भारत में अर्बन सेंटर्स बने सर, है ना। ये अर्बन सेंटर्स कहाँ से आए हैं, और अर्बन सेंटर्स के अंदर प्रॉस्पेरिटी आई है। ये प्रॉस्पेरिटी कहाँ से आई है, तो दे आर बेस्ड ऑन द लिंकेजेस विद द रूरल एरियाज, और रूरल सरप्लस होने के कारण इनफैक्ट ये सब चीज़ें हुई। रूरल सरप्लस तभी हो पाया जब एग्रीकल्चर का रिफॉर्म्स हुआ, और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स वर कैरिड आउट बाय मोहम्मद बिन तुगलक सर, है ना। समझे कि नहीं समझे। अब एक चीज़ याद रखिएगा, नो डाउट अर्बन सेंटर्स का, शहरों का निर्माण हुआ, द सिटीज़ वर फाउंडेड, एरियाज वर फाउंडेड, न्यू बिल्डिंग्स वर बिल्ट अप, है ना। दे वर डिपेंडेंट ऑन द रूरल एरियाज। ग्रामीण विस्तार से सरप्लस हो रहा था, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, उसमें भी मैं मानता हूँ। इवन आई एम ऑफ एन ओपिनियन दैट रूरल एरियाज में सरप्लस होने के कारण अर्बन एरियाज के अंदर बदलाव हो गया सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। पर खाली और खाली रूरल सरप्लस से क्या शहरों के अंदर अर्बनाइजेशन हो जाएगा। ग्रामीण विस्तार में 200 केली का या 200 केजी का प्रोडक्शन हुआ है, से फॉर एग्जांपल एक कमोडिटी का, वीट का, और ये सरप्लस के रूप में शहरों में बेचा गया है, तो क्या डायरेक्टली इसके कारण अर्बनाइजेशन होगा? तो सिटीज़ में डाइवर्सिटी ऑफ ऑक्यूपेशन होने की बहुत ज़रूरी है, और डाइवर्सिटी ऑफ ऑक्यूपेशन जब तक नहीं बनेगा, टिल द टाइम द डाइवर्सिटी ऑफ ऑक्यूपेशन डज नॉट टेक्स प्लेस इन द अर्बन एरियाज, इन द सिटी एरियाज, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि आपके यहाँ पे जो अर्बन सेंटर्स बनने चाहिए वो नहीं बनेंगे सर, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट ये है कि वहाँ पे शहरों के अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स भी होना चाहिए, तो ही इनफैक्ट चीज़ें बनेगी सर, है ना। और ट्रेड एंड कॉमर्स के थ्रू आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटरनल ट्रेड होगा और एक्सटर्नल ट्रेड होगा, तो जाके ही इनफैक्ट चीज़ें आपकी आगे चल पाएगी। टिल द टाइम यू डू नॉट हैव इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, टिल द टाइम यू डू नॉट हैव डाइवर्सिटी ऑफ ऑक्यूपेशन, ग्रामीण विस्तार में सरप्लस होने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पाएगा सर, ठीक है। तीसरा, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत आवश्यकता है। आपके यहाँ पे हाईवेज होने चाहिए, रोड्स होने चाहिए, और ये वैसे होने चाहिए जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इनफैक्ट सिक्योर हो सर। क्योंकि अगर रास्ते में कोई गुंडे आके, डाकू आके लूटपाट करके चले जाएंगे, तो देन व्हाट विल हैपन सर, व्हाट इट विल लीड टू सर। गेटिंग माय पॉइंट। तो आप चीज़ों को समझिए सर, है ना। यू ट्राई टू सी हाउ रोहेला इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। और रोहेला इंपॉर्टेंट सोर्स के रूप में है क्योंकि रोहेला के अंदर से आपको अर्बनाइजेशन की स्टोरी दिखेगी, अर्बन सेंटर्स की स्टोरी दिखेगी, और अर्बन सेंटर्स की कनेक्टिविटी की कहानी दिख रही है। इब्न बतूता भारत में आया, वो चीज़ दर्शाती है कि इंडिया वॉज वेरी मच कनेक्टेड टू सेंट्रल एशिया, इंडिया वॉज वेरी मच कनेक्टेड टू वेस्ट एशिया। अगर भारत कनेक्टेड नहीं होता, ट्रेड रूट्स, ट्रैवल रूट्स अगर एस्टेब्लिश नहीं होते, तो इब्न बतूता भारत में आ कैसे पाता? भटकते भटकते आ जाता, लटक ऊपर से आता क्या, आसमान से गिरता? विल ही एक्चुअली फॉल फ्रॉम द स्काई? आप मेरी कहने की बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो सर? आप अभी भी एनसीईआरटी को एनसीईआरटी सेंट्रिक देख रहे हो, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी बाबू। तो फिर यूपीएससी की एग्ज़ाम को आप समझ ही नहीं पाओगे। देखिए, यूपीएससी की एग्ज़ाम और एसएससी की एग्ज़ाम या बाकी सारी ग्रुप बी, ग्रुप डी की सर्विसेज के एग्ज़ाम के बीच में यही फ़र्क है। उसमें ये याद रखा जाता है कि किताबुल रोहेला वॉज रिटन बाय इब्न बतूता, वेरस यहाँ पे ये लिखा जाता है कि किताबुल रोहेला जब लिखी गई, उसके सापेक्ष में भारत की परिस्थितियाँ क्या थी, और ये परिस्थितियाँ के तहत इब्न बतूता भारत में आ रहा है। ये चीज़ दर्शा रही है कि भारत की कनेक्टिविटी उस टाइम पे वेस्ट एशिया के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ थी, और ये कनेक्टिविटी ट्रेड एंड कॉमर्स के कारण थी। ये ट्रेड एंड कॉमर्स जब बढ़ रहा था वेस्ट एशिया के साथ, इसके कारण भी भारत में प्रॉस्पेरिटी आई सर।
तो इबन बतूता जो भारतीय प्रॉस्पेरिटी के बारे में उतना ज़्यादा लिखेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसमें ग्रामीण विस्तारों का सरप्लस, अर्बन सेंटर्स का निर्माण, एक्सटर्नल ट्रेड एंड कॉमर्स का रोल प्ले उतना ही आपको मैटर करेगा सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए बाय दिस टाइम, और आपको मेरा अप्रोच भी समझ में आ जाना चाहिए। यू शुड गेट माई अप्रोच क्लियर कि माई अप्रोच इज़ वेरी मच इन फैक्ट ऑफ दिस साइज कि आप जब उसको डिसाइड कर रहे हो या आप जब उसको पूरी तरह से लिख रहे हो सर, है ना, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रॉस्पेरिटी सेंट्रिक प्रश्न क्या है। प्रॉस्पेरिटी सेंट्रिक प्रश्न यही है कि भाई वो चीज़ें देख रहा है कि, और ये देखते देखते रूरल सरप्लस, अर्बन सेंटर्स की बात हो रही है सर। गेटिंग माय पॉइंट? यही अर्बन सेंटर्स और अर्बन सरप्लस की जो है स्टोरी, इसी को ही कोट किया गया है इन वन ऑफ द राइटिंग्स ऑफ इबन बतूता सर, है ना। समझे कि नहीं समझे? तो इबन बतूता लिखता है कि that the subcontinent, that is India, was well integrated with inter-Asian networks of trade and commerce, and इसका basis है कि the trade and commerce had flourished, the highways were very much established, the pathways were very much established. ये लिखता है कि with Indian manufacturers being in great demand in both West Asia and Southeast Asia, fetching huge profit for artisans and merchants, है ना। तो भारत में प्रॉस्पेरिटी आई है, उसके पीछे का कारण क्या है? यहाँ के व्यापारी लोग, यहाँ के आर्टिजन्स, कारीगर समझ में आता है, जो अलग अलग चीज़ों का उत्पादन कर रहे थे, खास करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री का उत्पादन कर रहे थे सर, है ना। कॉटन के कपड़े, मुस्लिन कहाँ पे बनता था? मलमल, बहुत ही फेमस जगह है, ढाके का मलमल सर। सिल्क, ब्रोकेड, आप देखोगे तो अलग अलग प्रकार की डिज़ाइंस होती है, बॉर्डर, सैटीन की साड़ीज़, इन सब की डिमांड थी सर। गेटिंग माय पॉइंट? और ये सब भारत के बाहर जाता था। भारत में इंटरनली तो बेचा जाता था, ये भारत के बाहर भी जाता था। तो ग्रामीण विस्तारों के अंदर डेवलपमेंट होना, शहरी विस्तारों के अंदर अलग अलग इकोनॉमी का डाइवर्सिफिकेशन होना, एग्रीकल्चर के बाहर की इकोनॉमी का निर्माण होना, क्या ये सब चीज़ें एक वेल एस्टैब्लिश स्टेट सिस्टम को दर्शाती है कि नहीं दर्शाती है? When we see the diversification of agriculture base, when we see the development of the highways and infrastructure, when we see India got connected to the West Asia, Central Asia, including the southern part of the country, जहाँ पे इबन बतूता जाता भी है, मालाबार तक जाएगा और मालाबार से मालदीव्स तक जाएगा। मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था। क्या ये सब चीज़ें नहीं दर्शाती है कि इबन बतूता के द्वारा भारत को जिस तरह से उसने ऑब्जर्व किया था, ये ऑब्जर्वेशन में भारतीय प्रॉस्पेरिटी, भारत की जो समृद्धता को उसने दर्शाया था, ये सब चीज़ें रातों रात आई होगी? नहीं आई होगी। ग्रामीण से शहरी अर्थव्यवस्था, ये सब इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स है माय फ्रेंड। दिस आर ऑल इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स। तो वो जो रूहला में लिख रहा है उसको मत देखिए, आप ये सोचिए कि ये कैसे हुआ होगा, आप ये सोचिए कि ये क्यों हुआ होगा, और आप ये सोचिए कि इसके कारण भारत में कितना सरप्लस आ रहा था। इबन बतूता लिखता है कि भारत में बहुत बड़ी मात्रा में प्रॉफिट हो रही थी लोगों को, आर्टिजन्स को और मर्चेंट्स को। क्यों आर्टिजन्स और मर्चेंट्स को प्रॉफिट हो रही थी? क्योंकि ये सब पैसा तो बाहर से आ रहा था, क्योंकि यहाँ से चीज़ें बन रही थी, उत्पादन हो रही थी। इंडिया के अंदर हाईवे एस्टैब्लिश थे, ट्रेड रूट्स एस्टैब्लिश हुआ करते थे, एंड ऑल दिस थिंग्स क्रिएटेड द बेस फॉर द इंडियन टेक्सटाइल। अब टेक्सटाइल में कपड़ा बन रहा है, कपड़ा किसमें से बनता है भाई? कपड़ा बनता किसके अंदर से है? आप ही मुझे बताइए। द क्लॉथ्स आर बीइंग मेड फ्रॉम द कॉटन। कॉटन के अंदर से बनेगा तो कॉटन का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ होगा तो उसमें से कपड़ा बनेगा ना। अगर कॉटन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा नहीं तो उसमें से क्लॉथ कैसे बनेगा? सारी भाषा में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा, प्राइमरी सेक्टर का, तब जाके सेकेंडरी सेक्टर बनेगा मैन्युफैक्चरिंग, और तब जाके आपका टर्शियरी सेक्टर आएगा, ट्रेड एंड कॉमर्स, सर्विस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा। तो सारी भाषा में आप ये सोचिए कि व्हेन इबन बतूता केम इनटू इंडिया, द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी फॉर्म ऑफ इकोनॉमी हैड ऑलरेडी डेवलप्ड। नहीं समझ में आ रहा है आपको? ये चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं लिखी होती है, और यही आपको समझाने के लिए मैं ये प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़ा हुआ हूँ। बाकी किताब में सब कुछ दिया हुआ है, आप लोगों को खाली यही याद रखना है, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज रीडिंग बिटवीन द लाइन्स।
आपको एक एक लाइन को खाली सोचना है कि अच्छा ये भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है। ओहो, यहां तक चीजें जा सकती है सर। ये लिख रहा है कि हमारी कनेक्टिविटी वेस्ट एशिया के साथ भी और साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी थी। मतलब भारत इस साइड भी व्यापार कर रहा है और भारत इस साइड भी व्यापार कर रहा है सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? आप सोचिए कि इब्न बतूता जब लिख रहा है कि भारत की व्यापार पद्धति के तहत इंडिया से वेस्ट एशिया के साथ भी व्यापार हो रहा है और भारत का साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी व्यापार हो रहा है, और यहाँ से टेक्सटाइल्स बड़ी मात्रा में भेजे जा रहे हैं सर। ये टेक्सटाइल के अंदर कॉटन टेक्सटाइल जा रहा है, कॉटन के साथ आपका मुस्लिन जा रहा है। मुस्लिन है क्या? बहुत ही बारीक का कॉटन सर, उसको मलमल कहते हैं। यू माइट हैव सील्ड, उसको मलमल कहते हैं। कितना पतला हुआ करता था, कितना पतला हुआ करता था मलमल सर? रिंग होती है ना, रिंग, रिंग समझ में आता है? आपने हाथ में पहनते हैं सर, शादी ब्याह में लोग गिफ्ट करते हैं, लोगों को पहनने का शौक भी होता है। भारत में इतना बारीक से कपड़ा बनता था कि रिंग के अंदर से पूरा का पूरा रुमाल, मलमल का रुमाल, मलमल की साड़ी पास ऑन कर दी जाती थी। 2 मीटर का कपड़ा पास ऑन कर दिया जाता था। उतना बारीक कपड़ा होता था सर, उतनी रिच क्वालिटी का कपड़ा था। मतलब यह है कि यहाँ भारत में आर्टिजन्स की कोई कमी नहीं थी। और ये आर्टिजन्स कैसे हुआ करते थे? स्किल्ड आर्टिजन्स। लोग पैसे देने के लिए तैयार थे कि भाई आप चीज़ें बना के दीजिए हमको, हमको ऐसा कपड़ा चाहिए। एकदम इस बार दिवाली आ रही है, नया कपड़ा पहनेंगे, सूट बूट लगा के एकदम सोसाइटी में जलवा दिखा देंगे हम लोग। वो कहते हैं ना जलवा है हमारा यहाँ सर, ठीक है। ये मुस्लिम की कहानी आपको दिखेगी इब्न बतूता की। वो लिख रहा है कि यहाँ पे ब्रोकेड बनाए जाते थे अलग अलग प्रकार की सर, है ना। ब्रोकेड बेसिकली आप देखोगे तो आपका कोई भी क्लॉथ होता है उसके साइड में बनाया जाता है ना ब्रोकेड, यहाँ पे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज क्या दर्शाती है? व्हाट डज दिस थिंग शोज? ये क्या दर्शाता है? ये दर्शा रहा है कि भाई अलग अलग प्रकार की जो बेसिस बने हैं, अलग अलग प्रकार की जो डेवलपमेंट हुई है सर, ठीक है। इसमें कारीगरों की बहुत वैल्यू थी। द कारीगर्स, द पीपल हु आर एक्चुअली मेकिंग दिस टेक्सटाइल, सैटिन की अलग अलग चीज़ें बनाई जा रही है सर, है ना। और इसको एक्सपोर्ट की जा रही है, भारत से एक्सपोर्ट किया जा रहा है वेस्ट एशिया की तरफ, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। इसका रॉ मटेरियल कहाँ बनता होगा? रॉ मटेरियल भारत के गाँव में बनता था। क्यों? क्योंकि ये एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट है। सब कॉटन से तो बन रही है सर। कॉटन का अगर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ होगा तो ही एग्रीकल्चर से कपड़ा बनेगा ना सर। अगर खेती का विकास ही नहीं हुआ तो कपड़ा कैसे बनेगा? हाउ कम द क्लॉथ विल बी मेड? और क्लॉथ नहीं बनेगा तो फिर उसमें से मुस्लिम ब्रोकेड और साटिन की साड़ी कैसे बनेगी बे? समझे? इब्न बतूता और क्या लिखता है? कल बताया था मैंने मैंगलोर के पोर्ट के बारे में, याद करिए, मंगलुरु के बारे में। और क्या लिखा था कि यहाँ से पेपर बहुत बड़ी मात्रा में जा रहा है। मतलब पेपर का प्रोडक्शन भी भारत में बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा था। ब्लैक पेपर, काली मिर्च कहते हैं उसको। बाय द वे, पेपर को भारत के संस्कृत साहित्यों में यवन प्रिय लिखा गया है। यवन प्रिय क्यों पता है आपको? ये जितने भी ग्रीक्स आया करते थे ना एंशिएंट इंडिया में, रोमन्स आया करते थे, ये भारत में आते थे पेपर खरीदने के लिए। ये संगम एज में नीचे साउथ इंडिया के अंदर यू विल फाइंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ पीपल कमिंग टू इंडिया, जो ये संगम पीरियड के अंदर ये पेपर खरीदने आया करते थे। इसको यवन प्रिय कहते हैं। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ नोन एज यवन प्रिय। यवन प्रिय का मतलब यवनों का बहुत प्रिय है। इट इज़ वेरी मच द यवन कम्युनिटी इज़ लाइक दिस ब्लैक पेपर। वो बहुत फॉन्ड ऑफ थे ना, उसको शौकीन थे ये लोग। तो आप देखिए, यू ट्राई टू सी दिस, इब्न बतूता ने क्या क्या लिखा है। वो प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। ये प्रॉस्पेरिटी अर्बन और रूरल एरियाज़ के दोनों के मिक्सचर से हो रही थी, डाइवर्सिटी ऑफ ऑक्यूपेशन से हो रही थी। भारतीय वस्तुएं भारत के बाहर बेची जा रही थी, और ये बेचते 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 पोर्चुगीज इसी के कारण तो आए थे भारत में। वाई द पोर्चुगीज केम टू इंडिया? इब्न बतूता के 200 साल के बाद पोर्चुगीज़ क्यों भारत में आए? इसी चीज़ के लिए तो आए थे। दे हैड कम फॉर द पेपर, क्योंकि यही पेपर बेसिकली आप देखोगे तो वेस्ट एशिया को बहुत ज़रूरी था। इट वॉज वेरी मच नेसेसरी फॉर द वेस्ट एशियन मासेस। वो चाहते थे कि यहाँ से पेपर मिले हमको सर, ठीक है ना। गेटिंग माय पॉइंट? तो कहानी आपको पता होनी चाहिए। यू विल सी दैट आपको पूरी की पूरी फॉर्मेट पता होनी चाहिए कि क्या हुआ सर, किस तरह से ये चीज़ें बदलती है सर। गेटिंग माय पॉइंट? एंड इन्हीं बेसिस के ऊपर से इब्न बतूता की जो राइटिंग है,
ये राइटिंग में हमको भारत की अर्बन इकोनॉमी और रूरल इकोनॉमी दोनों के बारे में जानकारी मिल रही, अर्बन इकोनॉमी और रूरल इकोनॉमी दोनों की जानकारी मिल रही है। और ये चीज़ ही आपको यूपीएससी के अंदर से अंडरस्टैंड करनी है कि मोहम्मद बिन तुगलक और इब्न बतूता वो बहुत ही इंटररिलेटेड है सर। इब्न बतूता ने जो जो चीज़ें लिखी है वो चीज़ प्रकाशित करती है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो रिफॉर्म्स हुए होंगे वो कितनी हद तक सक्सेसफुल थे। The reforms that were actually carried out by Muhammad bin Tughlaq in the form of agriculture economy, how far they were successful. So his success can be seen that a foreign author coming to India is actually highlighting this point, sir, है ना। इब्न बतूता कहता है कि मुस्लिम बहुत ही भारी मात्रा में इनफैक्ट महंगा भी था, and this is one of the reasons only nobles and the rich people were able to win it. उसको नहीं पहन पाते थे। मुस्लिम वॉज वेरी मच एक्सपेंसिव। इब्न बतूता लिखता भी है सर कि हाय तौबा बहुत महंगा है सर, है ना, हाय दैया नहीं लिखते कभी कभी सर, है ना। तो बतूता भी लिखता है कि यार ये तो बहुत महंगा है, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्टली, तो नॉट एवरी पीपल कैन वेयर इट, है ना, सब तो पहन नहीं पा रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि भाई लोग पहने सर। इसका मॉडर्न नेम मुस्ली है, क्यों है पता है आपको, मैं बताता हूँ सर। द रीज़न वाई द नेम इज़ मुस्लिम, उसके पीछे के दो कारण हैं। ये कपड़ा बनता था ढाका के अंदर सर, है ना। ढाका यहाँ पे आया आज के बंगाल के अंदर, ये अब तो बांग्लादेश का कैपिटल बन गया, पर पहले तो भारत का पार्ट था। ये ढाका से कपड़ा जाता था मोसूल, मोसूल इज़ ओवर हियर इराक के अंदर, और ये मोसूल में बेचा जाता था। मोसूल से ही इसका नाम मुस्लिम पड़ गया सर, गेटिंग माय पॉइंट। ये मोसूल और मुस्लिम की जो कहानी है, द स्टोरी ऑफ मोसूल एंड मुस्लिम is actually given into standard 8th NCERT, 8वें या 9वीं कक्षा की NCERT में दिया है। मोसूल मुस्लिम नाम जो पड़ा है ये कहाँ से पड़ा है उसके ऊपर से। खैर अभी मैं नहीं जाऊँगा उसके अंदर से, आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस पॉइंट, बट मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको इब्न बतूता की कहानी पता होनी चाहिए कि इब्न बतूता ने क्या क्या चीज़ें लिखी है भारतीय समाज के बारे में, भारतीय सोसाइटी के बारे में, भारतीय इकोनॉमी के बारे में। अब सवाल ये है कि इकोनॉमी को आपको चलवाना है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड कॉमर्स को करवाना है। भारत के लोग इंटरनल व्यापार भी करते थे, भारत के लोग एक्सटर्नल व्यापार भी करते थे। तो दूसरा प्रश्न ये आता है कि विदाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर द ट्रेड एंड कॉमर्स कैन नॉट एग्जिस्ट। सही कि गलत? इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना व्यापार नहीं हो सकता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना अगर व्यापार नहीं हो सकता है तो दूसरा सवाल ये आता है, द सेकेंड क्वेश्चन दैट कम्स इनटू द पिक्चर इज दैट कि अगर विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर आप व्यापार करोगे तो आप फेल हो जाओगे, यू विल बी फेलिंग इन अ नॉट आई कैन से एन इफेक्टिव वे। पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर करोगे तो ही आपका फाउंडेशन बनेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपके पास कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आज एक व्यापारी गुजरात में बैठा हुआ है और उसको बंगाल से कोई सामान चाहिए, या आज एक व्यापारी साउथ इंडिया में बैठा हुआ है और उसको महाराष्ट्र से कोई सामान चाहिए, तो उसको किसी को तो बोलना पड़ेगा ना कि यार मुझे आई वांट दिस साड़ी, ये साड़ी बाज़ार में बहुत डिमांड कर रही है, मुझे ये साड़ी चाहिए, तो कोई तो मिलेगा ना मुझे, तब जाके आप उसकी कम्युनिकेशन कर पाओगे ना सर। गेटिंग माय पॉइंट? आप चीज़ों को समझिए, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। इब्न बतूता की राइटिंग में इब्न बतूता लिखता है कि इंडिया वॉज वेरी मच कनेक्टेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, बहुत ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत बढ़िया चल रहा था। तो दूसरा सवाल तो कम्युनिकेशन का आता है यहाँ से, क्योंकि विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन द ट्रेड एंड कॉमर्स कैन नॉट फंक्शन। विदेशी लोग जब भारत में व्यापार करने आए होंगे या भारत से कोई चीज़ें चाहते होंगे तो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर तो, कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए ना। कनेक्टिविटी 3 हाईवेज बन गए थे बाय दैट टाइम। एक चीज़ अच्छी थी, हाईवेज बन गए थे। ये हाईवेज ट्रेडिशनली आप देखोगे एंशिएंट इंडिया से बन गए थे, उत्तर पथ कहते थे उसको। इन एंशिएंट इंडिया इट वाज कॉल्ड एज उत्तर पथ। आज के बंगाल से लेके पेशावर तक जाता था और फिर वहाँ से सेंट्रल एशिया कनेक्ट होता था। चाइना के द्वारा सिल्क रूट का डेवलपमेंट किया था, सेंट्रल एशिया वेस्टर्न चाइना से लेके यूरोप को कनेक्टिविटी कर रहा था, राइट। तो वैसी ही कहानी आपको मिलेगी भारत के अंदर। भारत में 2 रूट चलते थे, एक को कहा जाता था उत्तर पथ और एक को कहा जाता था दक्षिण पथ। ये प्राचीन भारत की बात करो सर, है ना, यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। उत्तर पथ वॉज एक्चुअली गोइंग फ्रॉम
बंगाल टू दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, और दक्षिण पथ चलता था बंगाल से लेके बिहार से लेके साउथ इंडिया की तरफ, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो इन दिस साइड है ना, ये कोने के अंदर मैंने इसको बनाया है सर, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये उत्तर पथ दक्षिण पथ बन गए प्राचीन भारत में, उसके बाद हाईवेज बने। सवाल ये है कि व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको कम्युनिकेशन करने की बहुत आवश्यकता है। कम्युनिकेशन का मतलब है एक दूसरे को संदेशा पहुंचाना। बंगाल वाले को गुजरात से सामान चाहिए, गुजरात वाले को महाराष्ट्र से चाहिए, महाराष्ट्र वाले को अफ्रीका छोड़िए दिल्ली से सामान चाहिए सर, ठीक है। कैसे करेंगे? इब्न बतूता कहता है कि भारत की प्रॉस्पेरिटी के पीछे एक बहुत बड़ा योगदान है कम्युनिकेशंस का। कम्युनिकेशन मतलब फ़ोन कम्युनिकेशन की नहीं बात कर रहा हूँ कि आपने किसी को फ़ोन लगा दिया, हेलो, हाँ भाई, हाँ 2 किलो मेरे को काजू भेज दीजिए, अभी काजू कतरी लेनी है, अभी दिवाली आ रही है ना। किसी ने फ़ोन कर दिया, हाँ मेरे को सोन पापड़ी चाहिए, हाँ वही सोन पापड़ी जो आगे की पिछले साल की पड़ी है ना, सबको चिपका देंगे सर, है ना, वो किसी और को चिपका देंगे। खैर, यू नो दिस अबाउट सोन पापड़ी, है ना, आपको पता है सोन पापड़ी में क्या होता है। खैर, तो कहानी यह है कि भारत में कम्युनिकेशन होने की बहुत आवश्यकता है। भारत मतलब व्यापार के अंदर ओवरऑल। और ये जो कम्युनिकेशन है ये तभी बन पाएगा वेर यू हैव वेल निट एम्पायर, वेर यू हैव ईज ऑफ कम्युनिकेशन। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ईज ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम लोग बहुत इजीली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं क्योंकि हमारी पॉलिटिकल सिस्टम एक है। पॉलिटिकल सिस्टम एक होने का मतलब, क्योंकि वी लिव इन इंडिया, यहाँ पे एक पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हो गई है। ये पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू वी कैन ईजिली हैव कॉमन यूनिटी अमॉन्ग अवर सेल्फ, और इसके कारण कम्युनिकेशन की लाइंस खुल गई है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे पॉलिटिकल एक्सपांशन हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक साउथ इंडिया तक कंट्रोल करके बैठा था, दौलताबाद तक। उसने आज के उत्तर पश्चिम का फ्रंटियर, मतलब आज का पेशावर वाले रीजन तक का अपना प्रभाव फैलाया था सर, है ना। मंगोलों को रोकने की कोशिश की थी, खुरासान एक्सपीडिशन करने का प्लान किया था। आज के उत्तर भारत में हिमालय की माउंटेन रेंजेस तक पहुंचने की कोशिश की थी जब उसने कराची एक्सपीडिशन किया था। आज के हिमाचल से लेकर उत्तराखंड वाले प्रदेश में भी आक्रमण करने की कोशिश की थी उसने। दोआब और उत्तर भारत तो उसके प्रभाव में था, यूपी से लेकर दिल्ली वाला प्रदेश, ऑल दिस एरियाज वर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो ओवरऑल मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे आपको एक वेल बिल्ट एम्पायर मिलेगा, और बिकॉज वेल बिल्ट एम्पायर था तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ मिलेगी कि इसके कारण कम्युनिकेशंस बहुत अच्छे रहें। और कम्युनिकेशंस बहुत अच्छे रहे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, दिस विल लीड टू मोर एंड मोर ऑफ अर्बनाइजेशन, दिस विल लीड टू मोर एंड मोर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये कम्युनिकेशन को ऑब्जर्व किया था इब्न बतूता ने सर, समझे कि नहीं समझे। सो व्हाट इब्न बतूता डिड, जब वो भारत में आया, जब वो ट्रैवल कर रहा है तो बता रहा है कि यार भारत में इनफैक्ट है ना, व्यापारी को मदद करने के लिए और दूर दराज के विस्तारों के अंदर विद्रोह हो जाए तो विद्रोह को भी रोकने के लिए, और भविष्य के अंदर व्यापार को और पुश करने के लिए कम्युनिकेशन लाइंस को ओपन करने की बहुत आवश्यकता थी। और भारतीय समाज व्यवस्था और शासन व्यवस्था के तहत भारत का जो इमीडिएट सुल्तान था, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ये मोहम्मद बिन तुगलक इनफैक्ट उस समय के दौरान उसने जितना भी एम्पायर बनाया था, ये एम्पायर बिल्डिंग में उसने उतना ध्यान रखा कि कम्युनिकेशन की लाइंस को ओपन कर दिया सर। और जितना कम्युनिकेशन की लाइंस ओपन होगी, हाईवेज ओपन होंगे, रोडवेज ओपन होंगे, पोस्टल कम्युनिकेशन ओपन हो जाएगा सर, है ना, इससे ही व्यापार बढ़ेगा। अब पहले उस टाइम पे व्हाट्सएप कम्युनिकेशन होते नहीं थे, वरना वो भी करवा दिए होते सर। फेसबुक टेलीग्राम की कम्युनिकेशन हो जाते तो वो भी करवा दिए होते, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल ना एट दैट टाइम। सो इब्न बतूता राइट्स अबाउट द कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या लिखता है देखिए, ये लिखता है कि इंडिया हैड अ वेरी यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। रेलवेज की लाइन थी नहीं, ना टेलीग्राफ की लाइन थी, ना टेलीफोन की लाइन थी। तो लिख रहा है द स्टेट एविडेंटली टुक स्पेशल मेजर्स टू एनकरेज द मर्चेंट्स। और व्यापारियों को व्यापार करने में नॉर्थ से लेके साउथ तक, सुनिए मेरी बात, और ईस्ट से लेके वेस्ट तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक और नॉर्थ से लेके साउथ तक, जहाँ जहाँ जो भी ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेड रूट्स के ऊपर, वहाँ उनको बीच में गेस्ट हाउस मिल जाए सर। इसको सराय कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। ये सराय का बिल्डिंग आपको दिख जाएगा। शेरशाह सूरी भी बनाएगा बहुत सारी जगह पे। शेरशाह सूरी के बारे में आप जानते होंगे, उसने जीटी रोड की स्थापना की थी, ग्रांड ट्रंक रोड।
जो कनेक्ट कर रहा था बंगाल से लेके आज के पेशावर तक, है ना। तो ये ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड शेरशाह सूरी के पहले चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बना था, और फिर लेटर ऑन शेरशाह सूरी के बाद ये आपका क्या कहते हैं लॉर्ड डलहौजी करके जो ब्रिटिश गवर्नर था वो उसको आगे और बिल्टअप करके आगे लेके जाएगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो आपको एक आइडिया क्लियर रहना चाहिए कि जब हम लोग कम्युनिकेशन की लाइंस के बारे में देखेंगे और व्यापार हुआ और व्यापार के कारण अर्बनाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन के कारण एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड हुआ, लोगों की इनकम बढ़ी, इन सब में कम्युनिकेशन लाइंस का बहुत बड़ा योगदान था। और ये कम्युनिकेशन लाइंस में व्यापारियों को बढ़ाने के लिए सर, है ना, उनको आगे जाने के लिए एक तो राजा ने ट्रेड रूट्स खोल दिए सर। ट्रेड रूट्स खोलने का मतलब है कि भारत को एक किया सर। तो हम लोग कह सकते हैं कि उस टाइम पे भारतमाला जैसी योजना करने का काम किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था सर। गेटिंग माय पॉइंट? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था सर। गेटिंग माय पॉइंट? समझिए सर, है ना। सोचिए आज का क्लास मैं आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूँ, पर आपने जो डायमेंशन नहीं देखे होंगे वो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपने मोहम्मद बिन तुगलक को अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी सिवाय के एक दो पॉलिटिकल हिस्ट्री के पॉइंट्स को छोड़ के। बट ओवरऑल आप इब्न बतूता के साथ उसको लिंकअप करके पढ़िए सर। देखिए, दिस एग्जाम रिक्वायर्स मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब ये है कि आपको हिस्ट्री को पॉलिटी के साथ जोड़ना है, हिस्ट्री की दो पर्सनैलिटीज़ जो एक दूसरे के साथ काम कर रही है या एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है उनको लिंकेज करके देखना है। आपको हिस्ट्री को इंटरनल अफेयर्स के साथ देखना है या इंटरनल सिक्योरिटी के साथ देखना है। समझे कि नहीं समझे? आप बहुत गोलू बच्चे हो ना, मैंने आपको बताया ना, यू गाइस आर वेरी मच गोलू सर, है ना। तो आप बहुत गोलू हो, इसके कारण आपको ये लग रहा है कि भाई अभी भी एनसीईआरटी को एनसीईआरटी के सापेक्ष में देखना है। तो उस टाइम पे ये भारतमाला योजना थी, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना थी, है ना, डायमंड क्वाड्रिलेटरल योजना थी। मर्चेंट्स को बढ़ाया, जितना मर्चेंट्स बढ़ेगा उतना ही ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा, उतनी ही आर्टिजन्स को ऑर्डर मिलेंगे और उतनी ही प्रॉस्पेरिटी होगी सर। व्यापारियों ने कहा कि राजा इतना लंबा चलते चलते थक जाएंगे, रास्ते में कोई ढाबे नहीं हैं, ना ही कोई पेट्रोल पंप है जहाँ पे पेट्रोल डीजल भरवा के काम चलवा पाए सर। राजा ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे लिए गेस्ट हाउस खोल देता हूँ। ये गेस्ट हाउस शेरशाह सूरी भी करेगा आगे, पर ये गेस्ट हाउस का निर्माण जो है ये इब्न बतूता देख रहा है, और इब्न बतूता बता रहा है कि जिस तरह से इनफैक्ट, है ना, पूरी की पूरी सिस्टम क्रिएट की गई थी जहाँ पे आप कहीं पे भी ट्रैवल करो, यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द कंट्री, यू विल गेट सम प्लेसेस टू स्टे, यू विल गेट सम प्लेसेस टू रेस्ट। और इससे क्या होता था कि आप इजीली अपने आप को सिक्योर करते हुए और साथों साथ आप बहुत ही सेफली, साथों साथ एक बहुत ही बड़ी टाइमली बेसिस के ऊपर पहुंच पाओगे सर। समझे आप लोग? यू नीड टू सी दिस, आपको इसको देखना चाहिए, सेफली, सिक्योरली, टाइमली आप आराम से पहुंच पाओगे। इट वोंट क्रिएट मच ऑफ एन हिंड्रेंस फॉर यू सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इन सब का बेसिस, ऑल द बेसिस वर क्रिएटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी पीरियड के अंदर इन सब की फाउंडेशन हुआ था, राइट सर, ठीक है। तो ये एक आपका पूरा का पूरा डेवलपमेंट आपको मिलेगा व्हेन इब्न बतूता वाज डूइंग एंड व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग सर, है ना। गेटिंग माय पॉइंट? अब सवाल ये था कि व्यापारी तो काम कर ही रहे थे, व्यापारी तो काम कर रहे थे। दूसरा प्रश्न ये होता है कि कभी कभी आपको बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर वस्तुओं को भेजना है, कभी कभी आपको बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर राजा को कुछ इन्फॉर्मेशन पास करनी है, क्योंकि व्यापारियों को तो पास करना है, वो तो आएंगे, ट्रैवल करेंगे, गेस्ट हाउस में रुकेंगे, है ना। दिल्ली से मुल्तान जा रहे हैं, दिल्ली से सिंध जा रहे हैं, है ना, लाहौर से कहीं और जा रहे हैं, ना, दक्खन में जा रहे हैं, दौलताबाद जा रहे हैं। तो रुकते रुकते गए आपने, है ना, वो कस्बों में स्टे कर दिया, मार्केट्स में, है ना, रेस्ट हाउसेस में, देन यू वेंट अहेड, देन फिर स्टे किया, देन यू वेंट अहेड। चलो ये तो समझ में आता है, दिस कैन बी अंडरस्टूड कि भाई आप ट्रैवल कर रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू ट्रैवल करोगे, इट वोंट बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि जब शॉर्ट नोटिस पे कोई राजा को इन्फॉर्मेशन भेजनी है
और राजा को ये बताना है कि राजा राजा तुम्हारा बज गया बाजा, राजा राजा तुम्हारा बज गया बाजा, राजा तुम्हारे सामने विद्रोह हो गया है और ये विद्रोह को तात्कालिक रोकने की आवश्यकता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इब्न बतूता कहता है कि यार यहाँ तो गजब की सिस्टम है, यहाँ तो गजब की सिस्टम है। राजा ने पोस्टल सिस्टम बनाई थी स्पाइस की। स्पाई समझ में आता है, बरीद कहते हैं उनको सर। बरीद्स वर द न्यूज़ राइटर्स, जो राजा के दरबार में रेगुलरली जहाँ से भी पोस्टेड हुआ करते थे वहाँ से सब कुछ इन्फॉर्मेशन बताते थे कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द स्टेट, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द सिस्टम, व्हाट इज़ हैपनिंग अगेंस्ट यू। यहाँ का गवर्नर आपके सामने कोई साजिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और आपके सामने कुछ बुआबुम हो रही कि नहीं हो रही है सर। गेटिंग माय पॉइंट? सुनिए मेरी बात। इब्न बतूता यहाँ पे देख रहा है और ये बता रहा है कि भारत में लॉन्ग डिस्टेंस हो या शॉर्ट डिस्टेंस हो, नज़दीक में कोई चीज़ों को भेजना हो या इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी हो या बहुत ही दूर के विस्तार के अंदर इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ को किसी को रिले करवाना हो, भारत में बहुत एफिशिएंट पोस्टल सिस्टम थी सर, जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो भी सामान को कहीं पे भी भेजना हो शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप आराम से कन्वे करा सकते थे। और इब्न बतूता सरप्राइज खा गया। सरप्राइज का मतलब ये है कि उसको शॉक लग गया। अब आप याद करिए, वो जब सिंध में पहली बार आया होता है और सिंध से ही वो सपोज टू गो बैक टू दिल्ली, वो सिंध से जब दिल्ली वापस जा रहा था तो उसको 50 दिन लगे थे, है ना। मतलब फेरी फर्स्ट टाइम व्हेन ही केम टू इंडिया, ये 1333 की बात है, 1333 की बात। जो व्यक्ति को दिल्ली से सिंध जाने में पर्सनली 50 दिन लगे थे, वो व्यक्ति अब बता रहा है कि सिंध में जो भी चीज़ें हो रही थी वो सब के सब न्यूज़ रिपोर्ट सुल्तान को 5 दिन के अंदर मिल जाते थे। अगर आज सिंध में विद्रोह हुआ है, इफ़ द रिवॉल्ट हैज़ टेकन प्लेस इन सिंध, और राजा को इन्फॉर्मेशन मिलते मिलते 4-5 दिन में पता चल जाता था कि भाई मेरे सामने बगावत हुई है, मैं मार दूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? इंफॉर्मेशन इज द की माय फ्रेंड। कोई भी साम्राज्य तब तक अस्तित्व में रहेगा जब तक उसके पास बहुत ही क्लियर कट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन। जितनी क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन होगी उतनी ही इमीडिएट एक्शन होगी सर। सुनिए मेरी बात, जितनी क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन होगी उतनी ही इमीडिएट एक्शन के थ्रू हम आगे करेंगे सर, चीज़ों को चलाएंगे सर। गेटिंग माय पॉइंट? ये आप चीज़ों को समझिए सर। इब्न बतूता ये बता रहा है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन नेटवर्क इतना खतरनाक था कि वस्तु और समाचार को भेजने के लिए राजा को 3-4 दिन में सब कुछ पता चल जाता था, भारत के कोने कोने के विस्तार से। इससे भारत के राजा तात्कालिक रूप में जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने बहुत ही इफ़ेक्टिव स्टेप्स लिए टू कर्ब द वायलेंस, टू कर्ब द रिवॉल्ट्स, टू इवेंचुअली सेटल डाउन द स्कोर्स। अगर कोई उसके सामने विद्रोह करे तो राजा को सब पता चल जाता था। आज गुजरात में विद्रोह होगा, आप गुजरात से दिल्ली जाते जाते 20-25 दिन 50 दिन लगते थे तब के समय पे, क्योंकि उस टाइम पे राजधानी एक्सप्रेस या विमान तो चलते नहीं थे। देयर वर नो प्लेन्स और द राजधानी एक्सप्रेस दैट वाज गो इवेंचुअली लाइक नो अवेलेबल एट दैट टाइम। तो आप जब बगावत करके गुजरात से दिल्ली जाओगे ना, उसके पहले राजा को समाचार मिल गए होंगे कि बोला प्रतीक नायक गुजरात में विद्रोह करके तुगलक के सामने जा रहा है, तो मैं दिल्ली पहुंचूं उसके पहले रास्ते में मुझे निपटा दिया जाएगा। क्योंकि इन्फॉर्मेशन है तो तुरंत एक्शन ले ली जाती है, इन्फॉर्मेशन होती है तो एक्शन ले ली जाती है, इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो एक्शन लेने में देरी होगी। राजा को सरप्राइज लगेगा कि हाय तौबा मेरे सामने विद्रोह हो गया। तो ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम भारत में बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इन्फॉर्मेशन मॉडर्न स्टेट के फॉर्मेशन को दर्शाती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम शोज द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न स्टेटहुड। उस टाइम पे सबसे फाइनेस्ट इंफॉर्मेशन की यहाँ पे सिस्टम डेवलप करवाई गई थी। ये जो इंफॉर्मेशन की सिस्टम डेवलप करवाई गई है, इसी सिस्टम को बेस बनाते हुए ये जो इंफॉर्मेशन की सिस्टम डेवलप करवाई गई है, इसी सिस्टम को बेस बनवाते हुए बेसिकली इब्न बतूता बहुत सरप्राइज रह गया कि यार यहाँ तो बहुत खुफिया तंत्र है,
देयर इज़ अ ग्रेट खुफिया तंत्र, और ये जो खुफिया तंत्र है राजा को समाचार पहुंचा देता है, राजा को मैसेज मिल जाते हैं, राजा को सब कुछ पता चल जाता है कि क्या हो रहा है भारत में, और उसके बाद व्यापारी को भी फ़ायदा मिला, इसका फ़ायदा राजा को सबसे ज़्यादा मिला। द एडवांटेज वॉज डेफिनेटली फॉर दी व्यापारी एज वेल, व्यापारी मतलब ये है कि जो ट्रेडर आया था वहाँ पे, एंड द एडवांटेज वॉज ऑल्सो फॉर द किंग एज वेल, क्योंकि राजा को पता है कि मुझे लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करना है, राजा को ये भी पता है कि उस समय के दौरान जो सिस्टम चल रही है उसको कैसे आगे चलाना है। सर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझे कि नहीं समझे, है ना? तो आपको इन चीज़ों के ऊपर से पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि जहाँ पे हमको ये जितने भी फॉरेन ऑथर्स हैं इनके द्वारा कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या हुई, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, वो पता चला। सर ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज़ क्लियर होपफुली। इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, कम्युनिकेशन। अब सेकेंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। मैंने आपको बताया इब्न बतूता कहता है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती थी, यहाँ पे व्यापार भी अच्छी तरह से हो रहा था। ये इंफॉर्मेशन 4-5 दिन में मिलती थी, तो कौन पहुँचाता था? वॉज देयर अ पर्सन? सवाल तो पहला ये होता है। दूसरा सवाल ये होता है कि इंफॉर्मेशन कैसे पहुँचाई जाती थी, कौन पहुँचा रहा था? पहला प्रश्न तो ये होगा। दूसरा प्रश्न ये होगा कि कैसे पहुँचाई जाता था, हाउ इट वॉज एक्चुअली सेंट। हाउ इट वॉज सेंट का मतलब ये है कि व्हाट वाज द टेक्निक एट दैट टाइम थ्रू विच द इंफॉर्मेशन वाज रिलेड अपॉन। किस टेक्निक के द्वारा इसको रिले किया जा रहा था। सर गेटिंग माय पॉइंट? तो इब्न बतूता लिखता है कि भारत में एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज़ें पहुंचाने के लिए, वो चाहे वस्तु हो, वो चाहे कोई समाचार हो, से फॉर एग्जांपल गुजरात से आपको दिल्ली पहुंचाना है, दिस इज़ दिल्ली, है ना, ये दिल्ली है और ये गुजरात है। तो इब्न बतूता लिखता है कि 2 तरह की सिस्टम यूज़ होती थी, घोड़े के ऊपर और लोग पैर के ऊपर दौड़ते थे। आपने रिले रेस को देखा है? हैव यू सीन रिले रेस? हाँ, स्कूल में, कॉलेजेस में आपने रिले रेस को देखा है कि नहीं देखा? सर है ना, रिले रेस में क्या होता है पता है आपको? आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। से फॉर एग्जांपल ए से 1 से लेके 2 तक पहुँचना है। यू आर सपोज टू रीच फ्रॉम ए टू बी, है ना। चलिए ए टू बी में आपको जाना है। यू आर सपोज टू गो फ्रॉम डेस्टिनेशन ए टू डेस्टिनेशन बी। आपको एक चीज़ पहुँचानी है। से फॉर एग्जांपल ये पेन पहुँचानी है। यू वांट टू, ये पेन है, दिस इज़ द पेन, है ना, ये पेन को पहुँचाना है फ्रॉम डेस्टिनेशन ए टू डेस्टिनेशन बी। ये डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी के बीच में टोटल डिस्टेंस है 200 किलोमीटर का, और ये आपको बोला गया है कि मुझे 2 दिन के अंदर पहुंचा देने, 2 डेज़ के अंदर। अब आज की राजधानी एक्सप्रेस चल नहीं रही है। देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ राजधानी एक्सप्रेस, नाइदर देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ प्लेन और पर्सनल कार, है ना। बाय फुट जा सकते हो, घोड़े से जा सकते हो। तो सवाल ये है कि आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि कोई एक बंदे को भेजो और उसको कहा दौड़ बेटा, भाग मिल्खा भाग, है ना, भागेगा मिल्खा, वैसी कहानी है आपको। सर ठीक है ना। मिल्खा सिंह जी अभी ही पास्ड अवे ना, गुजर गए अभी रिसेंटली। वन ऑफ द फाइनेस्ट एथलीट्स दैट इंडिया हैड एवर गॉट, है ना। बट ही क्रिएटेड द बेस फॉर द स्पोर्ट्स एंड रनिंग को लेके, सर, है ना। अच्छा हुआ। खैर, अब आप समझने की कोशिश करिए, यू ट्राई टू सी। आप ये समझिए कि यहाँ जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की पीरियड में डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी के बीच में 200 किलोमीटर है, 2 ही दिन है। कोई एक व्यक्ति को आप दौड़ाओगे, से फॉर एग्जांपल ये अपना बका है, बका को कहोगे कि बेटा दौड़ तू, तो बका कितना दौड़ पाएगा भाई? डू यू थिंक दैट ही विल बी एबल टू फिनिश इट आउट? देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि नहीं हो पाएगा। पर अगर आप इसको डिवाइड कर देते हो, आप कहते हो कि एक काम कर, हम लोग है ना बका को कहेंगे कि तुम है ना 15 किलोमीटर ही दौड़ो या 20 किलोमीटर ही दौड़ो, 20 किलोमीटर्स के 10 इंटरवल पे 10 किलोमीटर्स या 20 किलोमीटर्स के 10 इंटरवल पे 20 किलोमीटर्स के टोटल 10 स्टेशन के ऊपर आपने ऐसे 10 लोगों को अपॉइंट कर दिया। एक बका को किया, एक चंपक लाल को किया, एक जेठा को किया। सर गेटिंग अपॉइंट, है ना। आपने
एक जगह के ऊपर टप्पू को कर दिया, आपने एक जगह के ऊपर भिड़े मास्टर को खड़ा कर दिया सर, समझे कि नहीं समझे, है ना। आपने एक जगह के ऊपर से फॉर एग्जांपल किसको किया, है ना, गोगी को कर दिया, है ना। आपने एक जगह के ऊपर मेहता साहब को कर दिया, समझे कि नहीं समझे। ऐसे 10 लोगों को खड़ा कर दिया और कहा कि बका पहले 10 किलोमीटर दौड़ेगा, आगे के 10 किलोमीटर कोई और दौड़ेगा, आगे के 10 किलोमीटर कोई और दौड़ेगा, तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो इब्न बतूता लिखता है कि भारत में उस टाइम पे रिले रेस के हिसाब से पोस्टल सिस्टम चला करती थी। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। इब्न बतूता जब सरप्राइज रह गया कि यार सिंध से कोई भी मैसेज दिल्ली पहुंचने में 5 दिन में पहुंच जाता था, वेरस यही कोई व्यक्ति पहुंचाने की कोशिश करता था इंडिविजुअली तो 50 दिन लग जाते थे। इफ अ पर्सन इज ट्राइंग टू विजिट इन अ फिजिकल वे इट टुक 50 डेज, पर अब कोई व्यक्ति चल रहा है तो 5 दिन में पहुंचा रहा है, इज एबल टू लाइक नो इन गेट द इंफॉर्मेशन। 5 दिन में क्या मैसेज उड़ के चला गया, मैसेज उड़ के नहीं गया। फ़र्क ये पड़ा है कि पहले व्यक्ति को खुद ट्रैवल करना था तो धीरे धीरे रुकता रुकता जाएगा, गेस्ट हाउस में रुकेगा। यहाँ वस्तुओं को पास ऑन करना है, कोई समाचार को पास ऑन करना है तो फटाफट फासम फास कर दिया जाता। गेटिंग माय पॉइंट। ये फटाफट फासम फास की प्रक्रिया के तहत रिले रेस की प्रैक्टिस आपको दिखेगी। ये रिले रेस की प्रैक्टिस के बेसिस के ऊपर से आप समझिए, है ना, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिले रेस प्रैक्टिस की जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है, इसके बेसिस के ऊपर से हमको ये देखने को मिल रहा है कि एक मेथड डेवलप की गई जिसको इब्न बतूता लिखता है, और लिखता है कि यहाँ पे घोड़ों का और इंसानों का दोनों का उपयोग किया जाता था। और वो लिखता है कि देयर वाज अ हॉर्स पोस्ट दैट वाज एस्टैब्लिश्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ एवरी 4 माइल्स। 4 माइल का मतलब क्या है, 4 इंटू 1.6 कर दो तो कितना होगा भाई, 6.4 किलोमीटर्स। मतलब 6.5 किलोमीटर तक एक घोड़ा चलेगा। उसके बाद 6.5 किलोमीटर के बाद कोई वस्तु आपको किसी को और को देनी है तो दूसरे घोड़े को पास ऑन किया जाएगा। उसके बाद 4.5 किलोमीटर के बाद एक और घुड़सवार खड़ा होगा। ये हॉर्स पोस्ट को इब्न बतूता कहता है उलूक के नाम से। अब ये शब्द याद रखेगा, दिस इज़ अ की वर्ड। 2020 में प्रीलिम्स में या 25 में प्रीलिम्स में आ जाए ना, तो ये लेक्चर देखा होगा ना तो ऑटोमेटिकली याद होगा कि यार ये उलूक शब्द है, ये घुड़सवारों के लिए यूज़ हुआ था और घोड़े का स्टेशन हुआ करता था सर। गेटिंग माय पॉइंट। वो लिखता है कि हर 4.5 किलोमीटर पे ये 4 माइल लिखा है उसने, 4 माइल या 4.5 बोथ आर सेम ओनली सर, ठीक है। 4.5 6.5 किलोमीटर या 4 माइल के आसपास एक घुड़सवारों का पोस्ट हुआ करता था। ये पोस्ट आगे कनेक्ट करता था रिले रेस के हिसाब से, जो अभी मैंने बका भीड़े का एग्जाम्पल दिया ना वैसे सर, ठीक है। वो लिखता है कि घोड़े के ऊपर तो लोग दौड़ते ही थे समाचारों को लेने के लिए। वो ये भी लिख रहा है कि यहाँ पे फुट पोस्ट हुआ करती थी, इंसान भी दौड़ता था, जैसे बका दौड़ रहा है, भीड़े दौड़ रहा है, गोगी दौड़ रहा है ना, टप्पू दौड़ रहा है, जेठा दौड़ रहा है, चंपकलाल दौड़ रहा है सर। उसको दावा कहते थे, दैट इज़ 1/3 ऑफ अ माइल। 1/3 ऑफ माइल का मतलब क्या है कि करीबन 0.8 किलोमीटर पे एक ह्यूमन पोजीशन होती थी। 0.8 मतलब 800 मीटर के, यूँ खड़े रहते थे लोग। 800 मीटर एक बंदा दौड़ा, फिर कोई पेन देनी है, समाचार देनी है, किसी और को दिया, बोले दौड़ो, फिर दूसरा दौड़ेगा, फिर तीसरा दौड़ेगा, फिर चौथा दौड़ेगा, फिर पांचवा दौड़ेगा सर। इब्न बतूता कहता है कि यहाँ पे लोग दौड़ते थे विथ वेयरिंग अ यूनिफॉर्म। इनके पैरों में जूते हुआ करते थे, सुनिए मेरी बात, इनके पैरों के अंदर एक स्पेसिफिक प्रकार के कपड़े हुआ करते थे और गले में बेसिकली ये एक घंटी बांधते थे। घंटी क्यों बांधते थे, काइंड ऑफ आप समझने की कोई रॉड उनके हाथ में हुआ करती थी, सो दैट ये रॉड के ऊपर घंटी बांधते थे तो ये दौड़ते थे ना तो आवाज़ आता था दूर तक, 400-500 मीटर से ही आवाज़ आना शुरू हो जाता था। तो अगर मुझे पता है कि मेरे 300 मीटर के पहले कोई व्यक्ति घंटी लेके दौड़ रहा है, तो मैं बैठा हूँ चाय वाय पी रहा हूँ, अचानक से मुझे आवाज़ आई टिंग 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 टिंग, देन आई रियलाइज, मैंने बोला चाय वाय रखो, कोई मैसेज आया है। फटाक से वो आया मेरे पास, मैं पोजीशन में आ गया, रिले की पोजीशन में यूँ आते हैं ना, यू नो दिस, और आप फिर दौड़ा सर। गेटिंग माय पॉइंट। भाई साहब मोहम्मद बिन तुगलक, आप पगला राजा जिसको कहते हो ना,
यू कॉल मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे पगला राजा, बोले पागल है। इसकी पोस्टल सिस्टम थी ऐसी। सोचा है कभी, हैव यू थॉट अबाउट दिस? आपने कभी सोचा है कि रिले रेस के हिसाब से पोस्टल सिस्टम डेवलप की गई थी? हर एक गांव के बाहर एक पेविलियन बनाया जाता था, एक शेड बनाया जाता था, जहाँ पे लोग बैठे होते, ये रनर्स बैठे होते हैं, दौड़ने के लिए तैयारी होते हैं। जैसे उनको घंटी सुनाई देती है ना पुराने वाले की, मतलब पिछले वाले की, वो पोजीशन में आ जाते हैं। घुड़सवार भी रेडी बैठे होते हैं घोड़े के ऊपर, बोले आया मैसेज, बोले फटाक से पकड़ो दौड़ो, सुल्तान को पहुंचाना है सर। इसको आप पागल कहते हो मोहम्मद बिन तुगलक को? हाँ, लोग इतिहास में कहते हैं पागल राजा था। अरे पागल होता तो ऐसे सिस्टम बनाता। This was one of the finest methods of communication and infrastructure in this country. सुनिए मेरी बात, आपको पता चलेगा कि जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, खुरासन से फ्रूट्स भारत में आते थे। खुरासन मतलब आज का सेंट्रल एशिया। खुरासन का मतलब है आज का सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान। वहाँ से आपके फ्रूट्स आते थे बिना खराब हुए, रिले सिस्टम के बेसिस के ऊपर से। सुनिए मेरी बात, रिले सिस्टम के बेसिस के हिसाब से जब फ्रूट्स भारत में आ रहे हैं और खाना ख़राब नहीं हो रहा था, मतलब ये है कि आज की ये स्विगी, जोमेटो और भी बहुत सारे डिलीवरी सिस्टम है ना, उसको टक्कर मारने वाली सिस्टम इसने बनाई थी विदाउट एनी सरचार्ज। और ऑफ़र कोड तो ज़रूर से डाल दीजिएगा, PN लाइव। समझे कि नहीं समझे, है ना? ना समझ में आए तो बेटा NCERT को गोली मारो और जीवन में कुछ और कर दो सर। क्यों कुछ और कर दो? क्योंकि फिर आप उसके अंदर अभी भी वर्बैटिमली और थाली में सजाने का अप्रोच आपने रखा है कि सर 40 आवर्स 50 आवर्स। मैं मोहम्मद बिन तुगलक आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी ना पता हो तो बोल देता हूँ सर। आज के क्लास का टाइटल भी यही होगा कि द रिफॉर्म्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक एंड द ऑब्जर्वेशंस ऑफ इब्न बतूता। खैर यहाँ NCERT में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा नहीं है, पर मैं आपको मोहम्मद बिन तुगलक के थ्रू बता रहा हूँ सर, क्योंकि इब्न बतूता ने ज़्यादातर ट्रैवलिंग तुगलक के समय पे ही किया था। वही रूल कर रहा था उस टाइम पे, उसका एम्पायर भी बड़ा था सर, है ना? तो क्या लिखता है इब्न बतूता? लिखता है कि एट एवरी थर्ड ऑफ अ माइल देर इज़ अ वेल पॉपुलेटेड विलेज, आउटसाइड देर आर 3 पेविलियंस इन विच मैन सिट विथ गर्डेड लायंस रेडी टू स्टार्ट। लोग राह देख के बैठे होते, बोले आओ जैसे। ईच ऑफ देम कैरीड अ रॉड 2 क्यूबिट्स इन लैंड, एक उनके हाथ में लाठी होती है, विथ कॉपर बेल एट टॉप्स, इसके ऊपर एक घंटी होती है। When the courier starts from the city, he holds a letter in one hand, अपने एक हाथ के अंदर लेटर होता है, एंड द रॉड इन द अदर हैंड, एक हाथ में लेटर एक हाथ में वो रॉड होती है। दौड़ते हैं सर, जितना फास्ट हो पाए उतना फास्ट दौड़ते हैं। इब्न बतूता देख के सरप्राइज हुए, बोले ये तो गजब दौड़ रहा है, मतलब तूफान एक्सप्रेस। और जैसे ही एक बंदा दूसरी पेविलियन की तरफ पहुंचा, उसको रिंगिंग ऑफ बेल सुनाई देगी। बोले हाँ आ रही, आवाज़ आ रही है भाई, आवाज़ आ रही है। चाय की चुस्की ले रहे 3-4 लोग, बोले दौड़ो उठो, सर सुल्तान को मैसेज पहुंचाना है। As soon as the courier reaches them, one of them take the letter from his hand and runs at top speed, shaking the rod all the while until he reaches the next dawa. Dawa का मतलब है the station where the people used to sit along, और फिर आगे पास ऑन किया जाता था। रिले सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग है ना, रिले सिस्टम। The same process continued till the time it reaches the final destination. फाइनल डेस्टिनेशन सामान्य रूप से दिल्ली हुआ करता था या दौलताबाद हुआ करता था, क्योंकि ये सिस्टम के थ्रू ही पूरी की पूरी इनफैक्ट है ना इकोनॉमिक सिस्टम चलती थी। और इसी बेसिस के ऊपर से आपको क्या मिलेगा, यू विल सी कि भारत का जो मैसेज है या यहाँ का जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो पहुँच जाती थी। वो लिखता है द फुट पोस्ट इज क्विकर देन हॉर्स पोस्ट। लोग पैरों से जल्दी मैसेज पहुंचा देते थे रेदर देन हॉर्स पोस्ट। हॉर्स पोस्ट का मतलब घुड़सवारों से कम जाते थे सर, है ना? गेटिंग माय पॉइंट। ये लिख रहा है ना, यहाँ पे लिख रहा है कि द फुट पोस्ट इज क्विकर देन हॉर्स पोस्ट। मतलब ये है कि भाई एंड ऑफन द फ्रूट्स ऑफ खुरासन आराम से भारत में भेज दिए जाते थे। द फ्रूट्स ऑफ खुरासन वर इजीली सेंड टुवर्ड्स इंडिया सर, है ना? किसी को पता भी नहीं चलता था कि भाई भारत का जो फ्रूट्स है वो फटाफट खुरासन में
मिल रहा था और खुरासन का फ्रूट भारत में आ गया सर, ठीक है। तो इस तरह से इब्न बतूता इनफैक्ट लिखा है कि कैसे इनफैक्ट है ना यहाँ डेवलपमेंट हुआ सर, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो ओवरऑल इब्न बतूता ने बहुत सारी चीज़ें लिखी है, ही हैड रिटन मल्टीपल पॉइंट्स। अब यही इब्न बतूता को समझने की कोशिश करते हैं कि उसने इंडिया की सोसाइटी के बारे में क्या लिखा है, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो मैंने इब्न बतूता के बारे में कल के क्लास के अंदर भी आपको बताया था। आज मैं आपको मोहम्मद बिन तुगलक के साथ उसके कंपैरिजन में करवा रहा था, उसके रिफॉर्म्स के बारे में करवा रहा था। इब्न बतूता की इकनॉमी के ऑब्जर्वेशन क्या थे मैंने आपको बताया, उसके लॉ एंड ऑर्डर के ऑब्जर्वेशंस क्या थे मैंने आपको बताया। इब्न बतूता ने भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशंस के बारे में क्या लिखा है वो हमने बताया। अब देखते हैं नेक्स्ट डायमेंशन के ऊपर, वो है व्हाट वाज द सोशल ऑब्जर्वेशंस बाय इब्न बतूता इन इंडिया सर, ठीक है ना। सोशल ऑब्जर्वेशंस बाय इब्न बतूता इन इंडिया। तो अब देखते हैं कि इब्न बतूता ने भारतीय सोसाइटी के बारे में क्या लिखा है, व्हाट हैज़ एक्चुअली इब्न बतूता हैज़ रिटन अबाउट द सोसाइटी, और इंडियन सोसाइटी के बारे में इब्न बतूता क्या क्या ऑब्जर्व करता है। अब देखिए उसने पॉलिटिकल साइड के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी। उसने बताया कि भाई अर्बनाइजेशन है, भारत के अंदर प्रॉस्पेरिटी है, और ये प्रॉस्पेरिटी में मैंने आपको मोहम्मद बिन तुगलक के साथ जोड़ने की कोशिश की। अब देखते हैं कि द सोसाइटल कंडीशंस ऑफ इंडिया कैसी थी। अब सामान्य रूप से जब आप मुझे अल बिरूनी के बारे में पूछोगे, व्हेन यू विल आस्क मी रिगार्डिंग अल बिरूनी, तो मैं बताऊंगा कि अल बिरूनी ने सोसाइटल साइड के ऊपर कम बताया है। ही हैज़ रिटन लेस अबाउट द सोसाइटल साइड, और उसने जो भी लिखा है वो किताब के हिसाब से लिखा है। किताब का नाम तो धर्मशास्त्र और पुराण और ये सब था सर, ठीक है। बट उसके सामने व्हेन यू विल कंसीडर द केस ऑफ इब्न बतूता, जब आप इब्न बतूता के केस में देखते हैं तो इब्न बतूता के केस में आपको कुछ अलग दिखेगा। इब्न बतूता भारत में आया तो भारत के सिंध वाले विस्तार के अंदर बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, और ये ऑब्जर्वेशन के तहत इब्न बतूता बेसिकली इंडियन सोशल कंडीशंस को काफ़ी फोकस करेगा। अब उसने सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें लिखा है वो 3-4 चीज़ें बताता है सर, है ना। तो इब्न बतूता सिंध में आया था, मैंने आपको बताया, और सिंध से वो दिल्ली में जाएगा और दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक को मिलेगा सर, ठीक है ना। तो इब्न बतूता ने भारत में स्लेवरी सिस्टम के बारे में लिखा है। अब सवाल ये है कि ये स्लेवरी सिस्टम है क्या, व्हाट इज़ द स्लेवरी सिस्टम ऑल अबाउट सर, है ना। तो मिडिवल इंडिया की एक बहुत इंटीग्रल पार्ट था स्लेवरी सिस्टम, जहाँ राजा गुलामों को खरीदता था और उनको गवर्नर और इनफैक्ट है ना राजा बनाने तक भी मौका देता था। आपको जान के बहुत हैरानी होगी, पर दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश जो आया वो वंश का नाम था गुलाम वंश, द स्लेव डायनेस्टी। नाम ही है गुलाम वंश। तो आपको ये प्रश्न होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तुतमिश, बलबन, ये सब थे कौन, हु वर दिस पीपल, ये सब कौन थे। तो ये प्रैक्टिकली गुलाम हुआ करते थे, दे वर ऑल द स्लेव्स, एंड बीइंग द स्लेव्स दे वर एक्चुअली अपॉइंटेड बाय द सुल्तान, एंड इसके बाद ये खुद सुल्तान बन गए। तो स्लेवरी सिस्टम मिडिवल इंडिया का बहुत ही एक इंटीग्रल पार्ट था, और ये इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब है कि ये एक संस्थाकीय रूप से डिपार्टमेंट के रूप में आपको काम करते हुए मिलेगा सर, चीज़ें सर, गेटिंग माय पॉइंट। सो होता ये है कि इब्न बतूता के बारे में जब हम लोग देखेंगे तो इब्न बतूता भारत की तरफ जब आता है और वो सिंध में पहुंचा था, व्हेन ही रीच्ड कैपिटल सिंध, तो उसको पूछा गया कि आप दिल्ली जाइए, दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ खुश करिएगा सर, ठीक है ना। तो उस समय के दौरान इब्न बतूता अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है और वो लिखता है कि मैंने राजा को खुश करने के लिए यहाँ से घोड़े लिए, यहाँ से कैमल्स लिए और बहुत सारे स्लेव्स ले लिए सर, है ना, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। और इसने यहाँ के स्लेव्स के अंदर आप पकड़ने की कोशिश करोगे स्त्री और पुरुष दोनों को खरीदा था। सो इसमें वुमेन स्लेव्स भी थे, इसमें मेल भी हुआ करते थे, मैन भी हुआ करते थे, दोनों को ये लेके गया था सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो इसके बेसिस के ऊपर इब्न बतूता लिखता है कि व्हेन ही रीच सिंध ही परचेस्ड horses, camels and slaves as a gift for Sultan Mohammed bin Tughlaq. When he reached मुल्तान, क्योंकि सिंध से दिल्ली जाते समय वाया मुल्तान जाना पड़ता था, मुल्तान वॉज इन पंजाब, क्योंकि मुल्तान वॉज द ट्रेड रूट। तो कहता है कि मुल्तान के गवर्नर को उसने स्लेव दिया, उसने वहाँ पे घोड़े दिए, साथों साथ रेजिन्स और आर्मंड दिए,
किशमिश और वो बादाम और ये सब दिया सर, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक को उसने बेसिकली जब स्लेव और ये सब गिफ्ट किया तो मोहम्मद बिन तुगलक उससे बहुत खुश हुआ सर, ठीक है ना। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न मोहम्मद बिन तुगलक इन्फॉर्म्स इब्न बतूता was so happy that the sermon of a preacher named Nasiruddin that he gave him 100 tankas and 200 slaves, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक एक बार इतना खुश हो गया था जब मोहम्मद बिन तुगलक एक सूफ़ी से मिला था सर, या एक पादरी हुआ करते थे, नसीरुद्दीन नाम। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने नसीरुद्दीन को सिक्के दिए, कितने, 2000 टंकास। टंकास वर व्हाट? टंकास वर द सिल्वर कॉइन्स। और ये सिल्वर कॉइन्स किसने इशू करवाए थे? द सिल्वर कॉइन्स वर एक्चुअली इशूड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक सर, है ना। तो आप देखोगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये सिल्वर कॉइन्स को इशू करवाया जाता है सर, ठीक है ना। सॉरी, अल्तुतमिश के द्वारा, सॉरी अल्तुतमिश के द्वारा, माय बैड, है ना। अल्तुतमिश के द्वारा ये कॉइन्स को इशू करवाया जाता है सर, है ना। और ये टंकास मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे भी चालू थे। तो गुलामों की आप ले बहुत हो रही थी। तो इब्न बतूता अपनी किताब में बताता है कि यार भारत में स्लेवरी सिस्टम की एक अलग ही महत्व है। मैं राजा को स्लेव्स गिफ्ट कर रहा था, राजा किसी और को भी स्लेव्स गिफ्ट कर रहा था। और वो भारत में आया तो उसने स्लेवरी सिस्टम के तहत मुल्तान के गवर्नर को भी स्लेव गिफ्ट किया। तो यू कैन सी हाउ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्लेवरी यूज्ड टू फंक्शन एंड वर्क इन इंडिया एट दैट टाइम। भारतीय समाज पद्धति, भारतीय शासन पद्धति के तहत जो स्लेवरी सिस्टम है जिस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज हो, वो कैसे काम कर रही थी सर। एंड दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड कि भारत में स्लेवरी सिस्टम के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन इब्न बतूता लिखता है। इब्न बतूता लिखता है कि भारत के अंदर राजा को, मोहम्मद बिन तुगलक को, वुमेन स्लेव्स का बहुत बड़ा शौक था। कभी कभी आप देखोगे इन द पीरियड ऑफ दिस चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मेगास्थनीस लिखता है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य को प्रोटेक्शन के लिए वुमेन बॉडीगार्ड्स, फीमेल बॉडीगार्ड्स दिए गए थे एंड उसको है ना अच्छी तरह से ढंग से खिदमत की जाती थी। वैसी कंडीशन आपको यहाँ पे भी दिखेगी सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो इब्न बतूता बताता है कि इट इज़ द हैबिट ऑफ द एम्परर, एम्परर का मतलब है मोहम्मद बिन तुगलक, टू कीप विथ एवरी नोबल ग्रेट और स्मॉल वन ऑफ हिज स्लेव हु स्पाइज अपॉन द नोबल्स। इब्न बतूता ने भारत के अंदर ये बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने जितने भी ऑफिशियल्स हुआ करते थे, अपने जितने भी नोबल्स हुआ करते थे, ये ऑफिशियल्स और नोबल्स जो भी हुआ करते थे, उनके ऊपर वॉच रखने के लिए, उनके ऊपर सुपरविजन रखने के लिए, सुनिए मेरी बात, उनके ऊपर वॉच रखने के लिए, उनके ऊपर सुपरविजन रखने के लिए वहाँ पे स्लेव्स को अपॉइंट करता था। और किसको अपॉइंट करता था? फीमेल को, वुमेन को। और इस तरह से अपॉइंट करता था जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ये ध्यान रखता था कि मेरे सामने मेरा मंत्री बगावत ना करे, उसके लिए फीमेल अपॉइंटमेंट्स को वहाँ पे किया जाता था सर, गेटिंग माय पॉइंट। मोहम्मद बिन तुगलक फीमेल स्कैवेंजर्स को अपॉइंट करता था जो वहाँ पे साफ सफाई के लिए काम करेगी, एंड वो वहाँ घर के अंदर एंटर होती थी। और जो फीमेल स्कैवेंजर वहाँ जाती थी कोई मंत्री के घर में, तो मंत्री के घर में जो और भी स्त्रियाँ हुआ करती थी उनको पूछती थी, बोले तुम्हारा मंत्री क्या कर रहा है, हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक फीमेल स्पाई को अपॉइंट किया है, एक थी टाइग्रेस को अपॉइंट किया है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो टाइग्रेस को अपॉइंट किया है, ये टाइग्रेस बेसिकली घरों में जाके दूसरी महिला जो गार्ड्स हुआ करती थी, सिक्योरिटी वाली थी, उनको पकड़ता था। और फिर उसको पकड़ने के बाद उसको पूछा जाता था, बोले तुम्हारा मंत्री क्या कर रहा है। वो महिला बताती थी, बोले हमारा मंत्री ये काम कर रहा है, हमारा मंत्री वो काम कर रहा है। तुगलक को पता चल जाता था, मंत्री को खचेक कर दिया जाता था। देखिए हाउ वुमेन वर यूज्ड, स्लेव वुमेन वर यूज्ड। अब सवाल ये था कि इतनी सारी महिलाएं दासी बन के क्यों आएगी। स्लेव प्रथा का मतलब है दासी प्रथा, है ना, उनको दास बना दिया जाता, उसका गुलाम बना दिया जाता था। सवाल ये है कि वाई सो मैनी वुमेन जॉइंड एज अ स्लेव्स, वो दासी बन के क्यों जाएगी सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो सुल्तान उनको किडनैप करता था। सुल्तान जब भी कहीं पे भी आक्रमण करता था, रेड के ऊपर जाता था, एक्सपीडिशन में जाता था, तो ये स्लेव्स को पकड़ के फिर उठा के उनके वहाँ पे लाया जाता था। एंड देन फाइनली
यू विल सी दैट स्लेव वुमेन को पनिश किया जाता था और फिर अलग अलग कार्यों में रखाया जाता था सर, ठीक है। तो इब्न बतूता बहुत इंटरेस्टिंग बताता है कि वुमेन स्लेव्स वर यूज फॉर इंटेलिजेंस। चाणक्य इसके लिए शब्द यूज़ करते हैं विष कन्या। यू नो दिस विष कन्या का कंसेप्ट? हाँ, आप में से कितने बच्चों को विष कन्या का कंसेप्ट पता है? आजकल शब्द यूज होता है हनी ट्रैपिंग, समझे, इंटेलिजेंस के अंदर आपको ये शब्द मिलेगा, हनी ट्रैपिंग करके एक शब्द सर। ये सब शब्द आपको वुमेन इंटेलिजेंस सिस्टम के तहत मिलेगा सर, गेटिंग माय पॉइंट। और ये जितना भी आपको शब्द दिख रहा है, इन सब चीज़ें दर्शाती है कि स्त्रियों का उपयोग मोहम्मद बिन तुगलक अलग तरह से करता है, खास करके दासियों का, दासी स्त्रियों का, मतलब जो गुलामी के तहत उनको पकड़ा गया था और उनको पकड़ के इस तरह से कार्य करवाया जा रहा था सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो पहली चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि भारत की सोसाइटी के बारे में, जैसे वर्ण प्रथा है, जैसे जाति प्रथा है, उन सब के बारे में कम नॉलेज देता है इब्न बतूता। इब्न बतूता महिलाओं के बारे में बताया था, वो भी दास महिलाओं के बारे में, वुमेन स्लेव्स के बारे में। वो लिखता रहता है कि मैं जहाँ भी जाता था वुमेन स्लेव्स को मैंने भी ख़रीदा है, मैंने किसी और को गिफ्ट किया है, मैंने देखा है कि हमारा राजा किसी और को गिफ्ट कर रहा है। उस नसीरुद्दीन करके एक प्रीचर हुआ करता था, मुस्लिम उलेमा था, उसको गिफ्ट कर रहा है। 200 स्लेव्स, 2000 टंकास चांदी के सिक्के राजा दे रहा था सर, और स्लेव्स को अलग अलग प्रकार का कार्य दिया गया था सर, ठीक है। तो लिख रहा है कि सम फीमेल स्लेव्स वर इन द सर्विस ऑफ सुल्तान। कुछ कुछ लोगों को सुल्तान की सेवा में रखा गया था। दे वर एक्सपर्ट इन म्यूजिक एंड डांस। ये लोग म्यूजिक और डांस के अंदर बेसिकली एक्सपर्ट हुआ करते थे। इब्न बतूता एन्जॉयड देयर परफॉर्मेंस एट द वेडिंग ऑफ सुल्तान सिस्टर। मोहम्मद बिन तुगलक की बहन थी, उसकी शादी में थी, वो शादी में सब लोग नाच रहे थे। इब्न बतूता कहता है, बोले क्या गजब नाचते हैं लोग यहाँ के, गेटिंग माय पॉइंट, लोग नाचते थे। वुमेन डांसर्स की कहानी मिलेगी, वुमेन डांसर्स की कहानी मिलेगी सर। दूसरा क्या लिखता है, फीमेल स्लेव्स वर ऑल्सो एम्प्लॉयड बाय द सुल्तान टू कीप अ वॉच ऑन हिज नोबल्स। यहाँ का राजा मोहम्मद बिन तुगलक ये भी ध्यान रख रहा है कि उसके मिनिस्टर्स ही थे ना, नोबल्स का मतलब क्या है, उस टाइम के मंत्री परिषद, वो कुछ उल्टा सुल्टा ना कर दे, उसका भी ध्यान रखा जाएगा सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो उसने वुमेन को अलग अलग रोल में देखा है, उसने म्यूज़िक और डांस के लिए भी देखा है। उसने कहा है कि इनका परफॉर्मेंस हुआ करता था, गजब की नाचा करते थे, है ना, यूपी वाला ठुमका लगाओ कि हीरो जैसे नाच के दिखाओ सर, तो नाच के दिखाओ बाबू, नाच के दिखाओ सर, ना समझे कि नहीं समझे। तो यार नाचने की कहानी बता रहा है इब्न बतूता यार पता नहीं यार आप इतिहास को कैसे देखते हो, बट आपको इतिहास को जीना पड़ेगा, विषय को अगर आपको मतलब वो विषय के ऊपर कमांड हासिल करना है तो। जीने का मतलब ये है कि आपको विषय को लिंक करना पड़ेगा और उसको वो है ना कि एक नए नज़रिए से देखना पड़ेगा। आप रट्टा मारोगे तो यार कभी भी नहीं याद रख पाओगे, और क्वेश्चंस बहुत बनते हैं प्लस माइनस करके। तो एंजॉय करिए सर, एंजॉय, गो विद द फ्लो, अंडरस्टैंड इट, है ना, एंजॉय इट। खैर, तो क्या लिख रहा है, फीमेल स्लेव्स वर एम्प्लॉयड बाय द सुल्तान टू कीप अ वॉच ऑन हिज नोबल्स, अपने नोबल्स के ऊपर वॉच रखने के लिए सर, ठीक है ना। वो ये भी लिख रहा है कि द स्लेव्स वर यूज फॉर डोमेस्टिक लेबर, घर के काम के लिए, एंड दिस सर्विसेज वर पर्टिकुलरली इंडिस्पेंसिबल फॉर कैरिंग वुमेन एंड मैन ऑन द पैलेंक्वीन। आपको पता होगा ये डोली में बिठा के लेके जाया करते थे सर, है ना, यूँ बिठा के सर। बहुत सैकड़ों मात्राओं में आपको दासियों का उपयोग दिखेगा सर, है ना, दासियों का, गेटिंग माय पॉइंट। और इसके बेसिस के ऊपर से आपको पता चलेगा कि जो फीमेल स्लेव्स थी उसकी प्राइसिंग की बात कर रहा है, क्योंकि इनको बाज़ारों में बेचा जाता था कॉमोडिटी के रूप में। और इसी स्लेवरी के तहत आपको पता चलेगा कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक और अल्तुतमिश और ये क्या कहते हैं अपने गयासुद्दीन बलबन जैसे लोग तो राजा बन गए सर, ठीक है। द प्राइस ऑफ द स्लेव्स, पर्टिकुलरली द फीमेल स्लेव्स रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक लेबर वॉज वेरी लो, एंड मोस्ट फैमिली हु कुड अफोर्ड टू डू एटलीस्ट केप्ट 1 or 2 ऑफ देम। मतलब बहुत सस्ते में महिलाओं का व्यापार होता था सर। तो वुमेन एज कमोडिटी का कंसेप्ट आपको यहाँ से दिखेगा, कमोडिफाइंग द वुमेन स्लेवरी सिस्टम के तहत। ये मिडिवल इंडिया की खासियत थी। कुछ महिलाएं सुल्तान के हराम में भी रखी जाती थी, जहाँ उनका फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन भी होता था। कुछ नहीं थी, हज़ारों की संख्या में दिखेगी,
पूरे मध्यकालीन युग में आपको ये खासियत दिखेगी वेयर लार्ज स्केल वुमेन एक्सप्लोटेशन यूज टू टेक प्लेस, स्लेव्स के रूप में, नॉन स्लेव्स के रूप में, अलग अलग प्रकार से। इब्न बतूता ने भारतीय समाज की एक ऐसी चित्र को रजू किया है किताबुल रुहेला के तहत, जिसे आज के समय के साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग कदापि ना स्वीकार पाए। वी कैन नॉट एक्सेप्ट कि ऐसी भी स्त्रियों की दशा हुआ करती थी। एक ऐसा समाज जो कहता है कि नारी तो नारायणी, वही समाज के अंदर जब नए शासक मिडीवल इंडिया में रूल कर रहे हैं, फॉरेन ओरिजिन के शासक, तुगलक भारत के लोकल तो थे नहीं सर, और वहाँ पे स्त्रियों की दशा के बारे में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मिलेगा सर। मोटे मोटे तौर के ऊपर इब्न बतूता भारत में काफ़ी समय तक रुका, और जो व्यक्ति ने 1322 से घर से अपना विदाई किया था, 1354 में फाइनली वो वापस आया। लौट के बतूता घर पे आया, लौट के बतूता घर पे आया सर। गेटिंग माय पॉइंट। इब्न बतूता वेंट बैक टू मोरक्को, वापस गया, फिर किताब लिखी गई। ही गोज बैक एंड लेटर ऑन द बुक वॉज कंपाइल्ड। ही गोज बैक एंड द बुक वॉज कंपाइल्ड, और उसके बाद उसके ट्रैवल्स बहुत पॉपुलर हुए। यही ट्रैवल्स को पॉपुलराइज करवाते करवाते और भी लोग भारत में आने की शुरुआत करेंगे सर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो इब्न बतूता ने भारत के बारे में और मध्य एशिया के बारे में और अफ्रीका के बारे में किताब उल रुहेला में जो चीज़ें लिखी थी ना सर, इट बिकेम वेरी मच पॉपुलर इन द अरबिक वर्ल्ड, वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया में। और अगर आप समझने की कोशिश करोगे कि मध्य एशिया में रुहेला नाम की किताब जो है बहुत पॉपुलर हो जाती है, और जिस तरह से ये किताबें पॉपुलर हो रही थी, उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए काफ़ी लोगों को मोटिवेशन आया कि अगर इब्न बतूता कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। इवन इफ इब्न बतूता कैन डू, वी कैन ऑल्सो डू दिस, है ना। हाँ, अब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं ट्रैवल कर सकता बे? हाँ बे, सही की गलत बे, है ना। दैट्स क्लियर कट ना। सो यू सी दिस लीनियरिटी, आप उसकी लीनियरिटी को देखिए सर, फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ इब्न बतूता। So you will find the centuries between 1400 to 1800, there were multiple visitors who wrote their travelogues in Persia. At the same time, Indian visitors to Central Asia, Iran and Ottoman Empire also wrote about their experiences. These writers followed in the footsteps of Al-Biruni and Ibn Battuta sir. Ibn Battuta को follow करते हुए लोग आएंगे Al-Biruni को। तो Ibn Battuta, अल-बिरूनी, या सबसे पहले अल-बिरूनी हमने पढ़ा था। अल-बिरूनी के बाद मैंने आपको मार्को पोलो पढ़ाया था पिछले क्लास के अंदर, और मार्को पोलो के बाद आज के क्लास के अंदर मैंने आपको इब्न बतूता के बारे में बताया है। आज मुझे बताना था चाइनीज़ ऑथर्स के बारे में, पर इब्न बतूता बाकी था, तो मैंने कहा पहले ये निपटाएंगे सर। उसके बाद और भी लोग आएंगे, जैसे आएगा अब्दुल रज़ाक समरकांडी, ये विजयनगर के कोर्ट में आता है सर। ही केम इन साउथ इंडिया, विजयनगर के कोर्ट में सर। मोहम्मद वली बल्खी, ये भी साउथ इंडिया में जाएगा सर। तीसरा आएगा शेख अली हज़ीन। इन सब के नाम याद रखिएगा, प्रीलिम्स के अंदर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ जाएंगे, बोले ये कौन थे सर, हू आर दिस पीपल, है ना। ये सब के सब बेसिकली भारत में आते हैं, भारतीय बनने की कोशिश करेंगे, भारतीय संस्कृति में, भारतीय रीति रिवाज में अपने आप को वो है ना डाइवर्ट करने की भी कोशिश करेंगे सर। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको चीज़ें समझ में आ रही है और चीज़ें दिख रही है कि किस तरह से इब्न बतूता के द्वारा जो किताबुल रुहेला लिखी गई और लिखने के बाद उसने जो प्रभाव डाला, उसी का ही एक आउटकम था कि और भी लोगों को मोटिवेट किया, इस तरह से मोटिवेट किया कि भारत में आए और भारतीय बन गए। मोहम्मद वली बल्कि भारत में आके सन्यासी बन जाता है। हज़ीन, शेख अली हज़ीन जब आता है, वो भारत से बहुत ही डिस्गस्टेड फीलिंग करता है। वो कहता है कि यार मेरे को तो किसी ने भाव नहीं दिया। ही एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ रेड कारपेट ट्रीटमेंट। अरे भाई तुम क्या राष्ट्रपति हो कि तुम्हारे लिए रेड कारपेट ट्रीटमेंट देंगे सर? हाँ, तुम राष्ट्रपति हो, तुम्हें रेड कारपेट ट्रीटमेंट देंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो देंगे सर। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर कहने का मतलब ये है कि ये फॉरेन ट्रैवलर्स भारत में आके भारतीय समाज,
भारतीय सोसाइटी, भारतीय इकोनॉमी, भारतीय कल्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे और इन्हीं के ही बेसिस के ऊपर से हम लोग हिस्टोरिकल राइटिंग करते हैं, समझे। तो हमने शुरू किया था सबसे पहले अल बिरूनी के समय से, उसके बाद हमने पढ़ा मार्को पोलो को और आज हमने कंक्लूड किया है इब्न बतूता को जो मोरक्को से आया है। कौन से कंट्री से आया है इनको मैच द फॉलोइंग के अंदर याद रख दीजिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन कहाँ से बिलोंग कर रहा था, गेटिंग माय पॉइंट, एक आइडिया रहना चाहिए, वो तो फिर रिकॉल हो जाएगा। उसमें इब्न बतूता और अल बिरूनी का कंट्रीब्यूशन ये था कि इन लोगों ने अरबिक लिटरेचर में कंपाइलेशन किया था और इसके कारण यूपीएससी ने जब मुख्य परीक्षा के अंदर एक प्रश्न पूछा तो प्रश्न के अंदर क्या डाला गया है कि असेस द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स, दो है ना, इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास के पुनर्लेखन में इनका क्या योगदान है। चाइनीज़ में कौन आएंगे सर, फाहियन आएगा, फाहियन के बाद ह्यूएन सांग आएगा और ह्यूएन सांग के बाद तीसरा कौन आएगा, इत्सिंग आएगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, यू विल फाइंड ये तीन सबसे प्रोमिनेंट थे इस टाइम के, समझे कि नहीं समझे। अरब ट्रैवलर्स की बात करेंगे तो अरब ट्रैवलर्स में यू विल गेट दिस पर्सन अल बिरूनी और अल बिरूनी के साथ साथ दूसरे कौन, इब्न बतूता, ये दोनों प्रोमिनेंट थे सर। तो आज चर्चा तो करनी थी, ये क्लास की शुरुआत की तो मैंने कहा कि चाइनीज़ ऑथर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट इनको कोई एक और दिन चलते हैं, एक और दिन बाद में हम लोग करेंगे, एक आध दिन के बाद सर, है ना। विल ट्राई टू डू सम अदर डे एज वेल सर, ठीक है ना। तो आज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, लेट अस कंक्लूड द सेशन टुडे एंड होपफुली आपको समझ में आया होगा कि इब्न बतूता को भारतीय समाज के सापेक्ष में कैसे देखा जा सकता है सर, ठीक है। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और इसी प्रकार के बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए आप हमारे साथ आ सकते हो इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ पे आपकी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की सबकी तैयारी की जाएगी। मेरा नाम प्रतीक नायक है, मैं पिछले 7 साल से हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एक बार हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का अप्रोच डेवलप कराइए, उसके बाद कभी भी आपको ये सब्जेक्ट के अंदर शिकस्त नहीं झेलनी पड़ेगी सर। मेरे अलावा इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पढ़ाते हैं, इंक्लूडिंग मृणाल सर, जो इकोनॉमी, पॉलिटी, हर एक सब्जेक्ट से लिए एक्सपर्ट टीचर्स अवेलेबल है। टॉपर्स की गाइडेंस मिल जाएगी। इनफैक्ट 31 अक्टूबर तक अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको बुक से लेके फिज़िकल नोट से लेके टेस्ट सीरीज से लेके हर एक चीज़ कवर करवाई जा रही है। पर्सनलाइज मेंटरिंग चाहते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, वरना नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, बट मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट एंड डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम रोमिंग हियर एंड देयर, है ना। इधर उधर भटकने से ज़्यादा कोई एक जगह के ऊपर अपने विचारों को चैनलाइज करिए सर। हो सके तो मिनिमम 1 साल 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। हिस्ट्री का फाउंडेशन, हिस्ट्री का ऑप्शनल और हिस्ट्री का सबसे बेस एनसीईआरटी, सब कुछ आपको एक जगह के ऊपर मिल जाएगा मेरे द्वारा सर। तो आज यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। 31 तारीख तक स्कीम बहुत अच्छी है, लेना हो तो आप ट्राई करिए, वरना यूट्यूब के ऊपर तो मैं आपके साथ एनसीईआरटी के अंदर बना रहूँगा। एनसीईआरटी नाम है पर इट इज़ बियॉन्ड एनसीईआरटी, दिस इज़ एट पार विद द प्लस प्लेटफॉर्म। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं ना कि सर क्या करवा रहे हो, तो मेरा एक्चुअली इंटेंशन कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। मैं जो यूट्यूब पे पढ़वाता हूँ, जो क्वालिटी और कंटेंट, वही मैं प्लस के ऊपर भी पढ़ाता हूँ। आई डोंट डिफ्रेंशिएट विद द स्टूडेंट्स कि मेरे प्लस के स्टूडेंट अलग है, मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट अलग है। नो, जो पढ़ाऊँगा शिद्दत के साथ पढ़ाऊँगा, जो टॉपिक पढ़ाऊँगा उसमें जस्टिफाई करूँगा, वो चाहे प्लस के ऊपर हो, वो यहाँ यूट्यूब के ऊपर हो। तो उसकी चिंता मत करिएगा कि सर यूट्यूब पे कम दिया, नहीं, यूट्यूब पे वही दूंगा, जो दूंगा वो कॉम्प्रिहेंसिव दूंगा। और इसके लिए एनसीईआरटी को भी कॉम्प्रिहेंसिवली करवा रहा हूँ, ना कि हवा में बातें करवा रहा हूँ सर। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट 22 में 23 में तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये तो एक बार क्या है कि चलता रहेगा, इट विल गो ऑन, है ना। ये इसको इनफैक्ट है ना आगे की ईयर्स में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, उसका हम लोग प्रयत्न करेंगे सर, ठीक है। तो ये कोड को ज़रूर करिएगा, यूज़ करिएगा, PN Live, है ना। तो इसके थ्रू आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और यू विल बी एबल टू ज्वाइन विथ मी एज वेल सर, ठीक है। तो चलिए आज कंक्लूड करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। कल मिलूंगा एक और सेशन के साथ।
विथ अ न्यू टॉपिक ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, और इसमें अब हम लोग मुगल्स में चले जाएंगे। बर्नियर टावेनियर भारत के बारे में क्या लिखता कहता है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे सर, ठीक है। चलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप स्टडिंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।